सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आप अपनी आंखें बंद करते ही पहुंच जाते हैं। एक ऐसी जगह जो शांति और सुकून से भरी हो। कांग सोल के साथ पिछले 17 सालों से यही हो रहा था। जब भी वह पलकें झपकाता, एक नई दुनिया उसके सामने होती, लेकिन कभी कभी उसी खूबसूरत दुनिया में भयानक वॉर भी छिड़ जाती थी। ये सपना बिल्कुल किसी घड़ी की सुई की तरह एक डरावनी एकदम सही तरीके से हर रात रिपीट हो रहा था। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो वह कोई हीरो या योद्धा नहीं था। असल जिंदगी में वह बस एक 24 घंटे का कन्वीनियंस स्टोर के कैश रजिस्टर के पीछे खड़ा एक मामूली सा लड़का था। उसका काम बस ग्राहकों के बिल बनाना और बारकोड स्कैन करना। उसका नाम कांग सोल था, 25 साल का एक नौजवान जिसकी लाइफ बिल्कुल एक मशीन जैसी हो गई थी। वह ग्राहकों को उसी फीकी बेजान मुस्कान के साथ थैंक यू बोलता जैसे उसने हजारों बार पहले किया हो। एक अनाथ जिसके पास न कोई डिग्री थी, न पैसा और न ही कोई बैकग्राउंड, उसके लिए यह स्टोर ही जीने का एकमात्र सहारा था। यहाँ वक्त जैसे थम सा गया था। पास ही में दो लड़के अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर जोर जोर से बहस कर रहे थे, लेकिन कांग सोल उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वे किसी एलियन प्लेनेट के हों। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने आसपास के शोर शराबे से पूरी तरह कट चुका था। लेकिन इस साधारण से दिखने वाले लड़के में कुछ तो अजीब था। लगातार 17 सालों तक हर रात उसे एक ही सपना आता था, और सच कहूँ तो यही वो जगह थी जहाँ वह अपनी तंग कोठरी और रात की बोरिंग शिफ्ट वाली नीरस जिंदगी से भाग सकता था। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब वह एक ऑर्फनेज में रहता था। उस वक्त वह बहुत छोटा था और उसे दुनिया के असली डर का मतलब भी नहीं पता था। सपने में उसे अचानक महसूस हुआ कि वह किसी अनजान डायमेंशन में खड़ा है। चारों तरफ घना रहस्यमयी कोहरा था और उसके बीच एक शानदार इमारत खड़ी थी। वह छोटा लड़का डरते डरते आगे बढ़ा, मानो कोई ऐसी अनदेखी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। दरवाजे पर उसे एक अजीब फिगर दिखा। उसने चेहरे पर एक फॉक्स का मुखौटा पहन रखा था। उसकी चाल ढाल से लग रहा था कि वह एक लड़की है। उसने कांग सोल को अंदर आने का इशारा किया। वह उसे एक विशाल बैंकेट हॉल में ले गई जहाँ सैकड़ों लोग मौजूद थे और सबने अपने चेहरे अलग अलग मास्क से छिपा रखे थे। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी एक मेहमान जिसका मुखौटा किसी शिकारी पक्षी यानी ईगल जैसा था, अपनी जगह से उठा और पूरी ताकत से ऐलान किया, डाइस फेंकने का वक्त आ गया है। जैसे ही वह डाइस मेज पर गिरा, पूरा हॉल इतनी तेज रोशनी से जगमगा उठा कि लगा मानो आसमान खुद कमरे में उतर आया हो। कुछ ही पलों बाद कांग सोल को एहसास हुआ कि अब वह वो छोटा बच्चा नहीं रहा। उसने देखा कि उसने अजीबोगरीब आउटफिट पहन रखा है और चेहरे पर एक भारी मास्क है। सामने बैठे एक प्लेयर ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। फॉक्स मास्क वाली लड़की उसकी ओर झुकी और पूछा, इस टेबल पर तुम किस नाम से जाने जाना पसंद करोगे? युवक को लगा कि यह सब रियल नहीं हो सकता, ये बस एक सपना है। तो उसने सोचा क्यों न थोड़ा रिस्क लिया जाए। उसने गेम में अपना नाम चुना, स्नोमैन। लोमड़ी ने हाँ कहा और बताया कि अब वह अपना कैरेक्टर क्रिएट कर सकता है। वह लड़का एक पल के लिए जम गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह खुद एक जादुई बोर्ड गेम का हिस्सा बनने जा रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके सामने एक विंडो खुल गई। उसने फैसला किया कि वह इस फैंटेसी वर्ल्ड में भी शांत और कूल रहेगा। इसलिए उसने एक आइस मेज यानी बर्फ का जादूगर बनना चुना। हवा में ऊर्जा का एक तूफान उठा और उसके सामने एक कैरेक्टर तैयार हो गया। बर्फीली आंखों और चमकते हाथों वाला एक जादूगर। पास बैठे सुनहरे बालों वाले नाइट ने उसकी तारीफ की और कहा, एक बिगिनर के लिए तुम काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो स्नोमैन। और फिर खेल शुरू हो गया। सामने वाले खिलाड़ी ने डाइस फेंका। वह डाइस मेज पर गिरने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए हवा में ही लटका रहा, बिल्कुल किसी जादू की तरह। तभी जोकर की ड्रेस पहने एक आदमी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बेटा यहाँ इतनी आसानी से रहम नहीं मिलता, अब तुम अपना डाइस फेंको। कांग सोल ने हिम्मत जुटाई। उसने पासा उठाया और महसूस किया कि जैसे पूरी दुनिया की किस्मत उस छोटे से पासे पर टिकी है। उसके सामने कई ऑप्शंस आए, लेकिन उसने तीसरा और थोड़ा रिस्की रास्ता चुना, अपने ठंडे जादू से दुश्मन के पैरों को जमा देना। उसके कैरेक्टर ने अपनी छड़ी उठाई और बर्फ का जादू नीली रोशनी बनकर फूट पड़ा। चारों ओर एक ऐसी चमक फैली जिसमें ठंड और आग आपस में टकरा रहे थे। उसकी टीम के एक साथी ने खुश होकर कहा, स्नोमैन ने क्या शानदार स्ट्रेटेजी अपनाई है। कुछ ही देर में दुश्मन हार कर जमीन पर गिर पड़ा। कांग सोल की आंखों के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमका, बॉस डिफीटेड, मिशन सक्सेसफुल। कांग सोल ने सोचा, यार ये क्या कमाल का गेम है। यहाँ किस्मत के साथ साथ दिमाग भी चाहिए था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा रोमांच, ऐसा थ्रिल पहले कभी महसूस नहीं किया था। ईगल मास्क वाले आदमी ने उसे कल वापस आने को कहा और युवक तुरंत मान गया। उसे क्या पड़ी थी कि यह सपना है या हकीकत। यहाँ उसे असल मायने में लाइफ महसूस हो रही थी। उस दिन के बाद से हर रात वह इस अजीबोगरीब ग्रुप के साथ उस अनंत दुनिया यानी वर्ल्ड ऑफ एटर्निटी को एक्सप्लोर करने लगा। लेकिन रियलिटी में कहानी कुछ और थी। जब उसने ऑर्फनेज के दूसरे बच्चों को अपनी इन कहानियों के बारे में बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया। बच्चे उसे झूठा और पागल कहने लगे। धीरे धीरे बाकी लोग उससे पूरी तरह दूर हो गए। किसी को भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना था जो अपनी ही काल्पनिक दुनिया में जीता हो। इस तरह कांग सोल धीरे धीरे एक शांत और अकेला इंसान बन गया। वह उस बोरिंग रियलिटी में कभी फिट ही नहीं हो पाया। अब जब वह शाम
शाम को अपने छोटे से कमरे में लौटता तो वह बस बिस्तर पर गिरना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा विश्वास था कि जब पूरी दुनिया सो रही होगी तो वह अपनी उस जादुई दुनिया में लौट जाएगा जहाँ वह अपने सारे दुखों को भूल सकता है। जल्द ही कांग सोल एक बार फिर उसी शानदार महल के सामने था। ईगल वाले आदमी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, स्नोमैन, आज तुम थोड़ा लेट हो गए। फॉक्स लड़की ने भी माना कि वह उसका इंतजार कर रही थी। कांग सोल को एक ऐसा अपनापन महसूस हुआ जो उसे असलियत में कभी नहीं मिला था। सालों तक वह सोचता रहा कि ये लोग आखिर हैं कौन, स्पिरिट्स या देवता, लेकिन उसने कभी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की ताकि ये सपना टूट न जाए। वह बस टाइस फेंकता रहा, उनके साथ हंसता रहा और यह रोशनी उसकी अंधेरी जिंदगी का सबसे ब्राइट हिस्सा बन गई। लेकिन आज उस सपने में सब कुछ बदल गया था। सुनहरे बालों वाले नाइट ने गंभीर आवाज में अनाउंस किया, स्नोमैन, आज तुम्हें अकेले खेलना होगा क्योंकि तुम्हारा पिछला कैरेक्टर पूरा नहीं हो पाया था। उस जोकर ने भी हामी भरी कि उन्हें पीछे हटना होगा। एक और प्लेयर ने कहा, तुम्हारे पिछले कैरेक्टर्स महान थे लेकिन कोई भी सेल्वेशन यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका और अब यह तुम्हारा आखिरी मौका है। ये शब्द किसी प्रेडिक्शन की तरह लग रहे थे। स्वर्ग का रास्ता सामने था, उस अनंत दुनिया की अंतिम परीक्षा। 17 सालों की गेमिंग के दौरान कांग सोल ने कई लेजेंडरी कैरेक्टर्स बनाए थे। वह लगभग टॉप पर पहुंच गया था, लेकिन हर सपने की तरह इस दुनिया का भी एक दिन अंत होना ही था। तभी सभी पार्टिसिपेंट्स को एक मैसेज मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। ट्रायल वर्जन अब समाप्त हो रहा है और ऑफिशियल रिलीज जल्द ही शुरू होगी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जो पिछले 17 सालों से चल रहा था, जिसे वह सिर्फ एक सपना समझ रहा था, वो तो बस एक ट्रेलर था। असली खेल तो अब हकीकत में शुरू होने वाला था। कांग सोल को लग रहा था कि उसके दोस्त कुछ ऐसा समझ रहे हैं जो वो नहीं समझ पा रहा। उन्हें मौका मिल रहा था। अगर ये आखिरी खेल है तो ऊपर जा सकते हैं। और ये सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी उदासी उतर आई। वो उस दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं था जहाँ उसने पूरे 17 साल बिताए थे। उसने सोचा, काश थोड़ा और वक्त मिलता, 31वां किरदार सच में कमाल का होता। फॉक्स ने कहा, उदास मत हो, ट्रायल वर्जन खत्म हो रहा है लेकिन कल से ऑफिशियल रिलीज शुरू होगी और तब सपने सच होंगे। सुनहरे बालों वाले योद्धा ने गंभीरता से कहा, हम यहाँ बहुत लंबे वक्त से हैं। अब अपनी ताकत वापस लेनी है और उन कीड़ों से हिसाब चुकाना है जिन्होंने वो ताकत छीनी थी। कांग सोल को ठीक से समझ नहीं आया, देवता कौन, कीड़े कौन, लेकिन एक बात साफ थी, इस खेल के पीछे कुछ और है, किसी सपने से बहुत बड़ा। उसने अपने सवालों को दिल में दबाया और फोकस किया। अब सब कुछ एक पासे की चाल पर था। 17 साल में उसने जो 30 किरदार बनाए, उनमें से सिर्फ 9 ही इस लेवल तक पहुँचे थे और आज एक आखिरी मौका था इस दुनिया के इतिहास में अपना नाम लिखने का। उसने पासा फेंका, हवा में माना का जबरदस्त विस्फोट हुआ। एक अंधा कर देने वाली रोशनी ने वहाँ मौजूद सबको घेर लिया, जैसे सालों का जमा किया हुआ ज्ञान एक साथ फट पड़ा हो। सिस्टम ने अनाउंस किया, जादुई रिएक्शन ने मैच को तोड़ दिया है। विस्फोट एस्केंशन फेज पर था। कांग सोल दांत भींचते हुए एक बार फिर उस चमकदार सीढ़ी पर चढ़ने लगा, ऊपर उस तूफान की तरफ। लेकिन सीढ़ी के एक मोड़ पर मिलान लड़खड़ाया, पैर फिसले, संतुलन गया और वो उस खालीपन में गिरने लगा। एक टूटी हुई सीढ़ी को किसी तरह पकड़ा, लेकिन जादुई हवा ने उसे घेर लिया, एक चकाचौंध भरे बवंडर में खींच लिया और वो नीचे आ गिरा। चीखने का मौका भी नहीं था, रुकने का तो बिल्कुल नहीं। मिलान, उसका बनाया हुआ किरदार, एक बार फिर हार गया। 9वां प्रयास, 9वीं बार, और एक बार फिर किस्मत ने स्नोमैन से मुंह फेर लिया। कुछ देर वो बस वहीं बैठा रहा, सामने की खाली जगह को घूरता रहा। अंदर क्रोध था, मायूसी थी और एक अजीब सी जिद भी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसने दांत इतनी जोर से भींचे कि कनपटी में दर्द उठाया। इतिहास खुद को दोहरा रहा था, हर बार की तरह। सामने चॉइस थी, मिलान को एक और मौका दो या यहीं खत्म करो। कांग सोल ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, खेल में भी ऊपर जाना इतना मुश्किल है। उसने स्क्रीन पर देखा, उसका किरदार जमीन पर टूटा फूटा पड़ा था, बेजान। उसने हाँ वाला बटन दबाया, खेल खत्म। सिस्टम ने ठंडी आवाज में कहा, मिलान का भाग्य अब पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। एडवेंचर खत्म हो गया था, लेकिन जिंदगी हमेशा की तरह चलती रही। बाकी लोगों ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, कहा कि स्नोमैन ने वो किया जो किसी ने नहीं किया, सिचुएशन को सच में हैंडल किया, एस्केंशन का मौका तक लाया और यह सब उसी की वजह से हुआ। उन्हें लग रहा था कि कम से कम आखिर में तो सफलता मिल ही जाएगी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर भी मजा आया और इस तरह अनंत काल का संसार खत्म हो गया। लेकिन यह अंत नहीं था। ठीक उसके सामने एक तेज रोशनी चमकी और वो देखता रहा, नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। चारों तरफ सफेद बादल थे, अंतहीन, जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हो। सब कुछ अजीब और अनरियल लग रहा था। कांग सोल को यकीन हो चुका था, सब खत्म हो गया। तभी खुशी भरी आवाजें आई, जैसे किसी नए हीरो का स्वागत हो रहा हो, और वो लोग जिनके साथ उसने हर परीक्षा में लड़ाई लड़ी थी, वो उसके सामने आ गए। आरोप लगे कि उसने सबको धोखा दिया, कि उसने भगवान होने का नाटक किया, जबकि वो बस एक रोल प्ले कर रहा था। और अब खुद नायक इस स्टेज पर एक किरदार बन गया था। सुनहरे बालों वाले योद्धा ने बिना किसी नरमी के कहा, इसे पकड़ो। उसी पल एक इनविजिबल ताकत ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया, जैसे प्योर एनर्जी की एक जंजीर हो। कांग सोल को लगा जैसे जो सोचा भी न हो ऐसे जादुई झटके ने उसे अंदर तक हिला दिया हो। उन्होंने अचानक हमला क्यों किया, ये समझ नहीं आया, लेकिन उस पल सिर्फ एक ही चीज महसूस हो रही थी, गर्दन में जलन। आरोप पर आरोप लगते गए। जो कल तक उसके साथ खेल रहे थे, आज उसके खिलाफ खड़े थे। कहा गया
गया कि उसने देवताओं को धोखा दिया और इसकी सजा मौत है। कांग सोल की आंखें चौड़ी हो गईं। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कैसे हो सकता है? उसने गर्दन पर कसी हुई जंजीर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन ने पहले ही एक और जादुई वार कर दिया था। योद्धा ने ठंडे लहजे में कहा, यही तुम्हारा अंत है। कांग सोल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मौत इतनी बेबस और तेज होगी। तभी एक आवाज आई, मैंने इस तरह के किसी टेस्ट के लिए हाँ नहीं कहा था। और अगले ही पल एक बिजनेस सूट और हल्की रोशनी वाला नकाब पहने एक शख्स सबके सामने आ खड़ा हुआ। योद्धा ने कांग सोल को हवा में उठाए हुए उस शख्स की तरफ देखा और पूछा, कॉर्डन, आखिर प्रॉब्लम क्या है? बाकी लोग बोले, इसने हम सबकी बेइज्जती की है, सजा मिलनी चाहिए। कॉर्डन ने शांति से कहा, रुको, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। कांग सोल के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगी। उसने कॉर्डन को इस दुनिया में पहले भी देखा था, शायद ये मदद कर सकता है। तभी एक बड़े खिलाड़ी ने कहा, स्वर्ग में खून नहीं बहना चाहिए, इसे वापस भेज दो जहाँ से आया है। बाकी कंफ्यूज हो गए, क्या सच में? इसका मतलब क्या है? कॉर्डन ने कहा, बेशक इसे आसानी से नहीं जाने देंगे। ये गलती तो की है इसने, लेकिन लगता है सब भूल गए कि आज कौन सा दिन है। नकाबपोश लोग एक दूसरे को देखने लगे। लिजा को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। फिर अचानक लिजा को याद आया, आज फसल कटाई का दिन है, इसीलिए तय हुआ था कि घुसपैठिए को वापस भेजना है। जादूगर ने कड़े लहजे में कहा, लड़का वहीं जाएगा जहाँ उसका असली ठिकाना है, उस जमीन पर जहाँ सपने हकीकत बनते हैं और पागलपन के नाम पर एक छोटे से कीड़े की तरह मर जाते हैं। यह सुनकर कांग सोल चीख उठा। डर पीक पर था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आखिरकार वो थककर घुटनों पर बैठ गया। चारों तरफ से हंसी और मजाक की आवाजें आने लगीं। दुश्मन कह रहे थे कि इस बेचारे के खून से स्वर्ग को बदनाम नहीं किया जा सकता। जब वो यहाँ आया था उसे कुछ नहीं पता था। उसने सोचा था खेल की तरह सब होगा बिना किसी सजा के। योद्धा ने बेरहमी से कहा, इसका भाग्य धरती पर मरना लिखा है। यह लड़का हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। कांग सोल को लगा अब कोई उम्मीद नहीं, कॉर्डन बचाने नहीं आया बल्कि और तकलीफ देना चाहता है। लेकिन तभी उस सारी अफरा तफरी के बीच एक नरम सी आवाज आई, स्नोमैन, कैसा महसूस हो रहा है? उसने चौंक कर चारों तरफ देखा। आवाज ने कहा, यह शब्द सिर्फ तुम्हारी आत्मा सुन सकती है। वो मुड़ा और हक्का बक्का रह गया। कॉर्डन खुद उससे बात कर रहा था। कॉर्डन ने कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, लेकिन एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है, इसलिए सीधे बात पर आते हैं। जो दुनिया तुम जानते हो वो बदलने वाली है। आज दोनों दुनियाएं एक हो जाएंगी, धरती इस अनंत संसार में समा जाएगी। कांग सोल हक्का बक्का था। ये कैसे हो सकता है? क्यों होगा? कॉर्डन ने समझाया, देवताओं ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए यकीन का रास्ता नहीं चुना, पागलपन का रास्ता चुना। इंसानों के सारे काम, उनकी कहानियाँ, सबको पागलपन में बदल दिया जाएगा और उसी से देवताओं को वो ताकत मिलेगी जो उन्होंने खोई थी। कांग सोल अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा था कि दिमाग को प्रोसेस करने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। कॉर्डन ने कहा, लोगों को बचाने का बस एक ही तरीका है, तुम्हें उस आखिरी एडवेंचर तक पहुंचना होगा जहां तुम असेंशन से पहले रुक गए थे, और जितना हो सके उतना पागलपन इकट्ठा करना होगा, यही काम आएगा। उसी पल ऊपर से एक आखिरी चेतावनी गूंजी, स्वर्ग के मामलों में दखल मत देना वरना देवता खुद आएंगे। कांग सोल की समझ में नहीं आ रहा था कि असेंशन कैसे कंप्लीट करे। ये कोई गेम नहीं था अब, और वो इस मिशन में कई बार फेल हो चुका था। इस बार अकेले कैसे होगा? कॉर्डन ने कुछ नहीं समझाया, बस इतना कहा, शुभकामनाएं, उम्मीद है फिर मिलेंगे। और इतना कहते ही उसके साथी के हाथ से निकली एक जादुई ताकत ने उसे ऊपर खींचना शुरू कर दिया। एक पल बाद कांग सोल को एहसास हुआ वो आसमान में है और ठीक उसके पैरों के नीचे घरों और सड़कों के साथ पूरी धरती मौजूद थी। इतनी ऊंचाई से देखना अजीब था, जैसे सब कुछ एक खिलौने जैसा लग रहा हो। कॉर्डन ने ठंडे लहजे में कहा, मरने से पहले इस कीड़े को तड़पते हुए देखेंगे। बाकी लोग हंस पड़े बेरहमी से। जादूगर ने हाथ नीचे किया और एक पल में सब कुछ बदल गया। दुनिया जैसे बिखरने लगी, हर तरफ केओस था। कांग सोल का बैलेंस पूरी तरह छूट गया और वो तेजी से नीचे गिरने लगा, एक भयानक बवंडर में जहाँ हवा चीख रही थी। ऊपर से उसके पुराने साथी बेरुखी से देख रहे थे, जैसे उसकी किस्मत से उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो सब पागलपन की फसल की बातें करने लगे। उस लड़के को उसी पल भूल गए जैसे वो था ही नहीं। कॉर्डन ने सभा को कहकर बुलाते हुए कहा, प्रिय महान देवताओं, कांग सोल की आत्मा गहरे अंधेरे में जा गिरी, एक काले खाली स्पेस में जहाँ कुछ भी नहीं था। कुछ पल वो बस इधर उधर देखता रहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि है कहाँ, क्या हुआ और वो जिंदा है या नहीं। और फिर धीरे धीरे एहसास हुआ वो बच गया। भगवान का शुक्र है। सांस लेते हुए उसने सोचा, जो उसे शक था वो सच निकला। ये लोग सच में देवता थे, उसकी कल्पना नहीं, कोई सपना नहीं, बल्कि असली। कांग सोल ने चारों तरफ नजर घुमाई और समझने की कोशिश की कि वो असल में कहाँ पहुँचा है। उसी पल एक नोटिफिकेशन चमकी, अनंत लोक लोड हो रहा है। कुछ देर बाद अनंत लोक में आपका स्वागत है। वो हैरानी से सीधे आगे देखता रहा। पांड्या तो एक गेम की दुनिया थी, लेकिन सामने
सामने एक खूबसूरत पहाड़ी नजारा था, दूर एक विशाल महल खड़ा था, हवा में एक अजीब सी ताजगी थी और यह सब बिल्कुल असली लग रहा था, जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी एक फ्लैट स्क्रीन पर देखी हो और अब अचानक वो उसी स्क्रीन के अंदर आ गया हो। वो सच में गेम के अंदर था। सिस्टम ने बताया 7 अरब से ज्यादा लोग अनंत लोक में शामिल हो चुके हैं। कांग सोल कंफ्यूज होकर स्क्रीन देखता रहा। ये कैसे हुआ, इतने सारे लोग एक साथ? उसका दिमाग ये प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि तभी पास से एक अजीब सी आवाज आई और वो चौंक गया। आसपास कई और लोग थे, अचानक आ गए, सब उतने ही कंफ्यूज्ड। और सिस्टम ने बताया पहला एडवेंचर शुरू होने वाला है। कैरेक्टर के गुण अभी चुनने होंगे। वो लड़का यकीन नहीं कर पा रहा था। पूरी ह्यूमैनिटी उस हमेशा वाली दुनिया में पहुंच गई थी। दोनों दुनियाओं का मिलना जो कॉर्डन ने कहा था वो हो गया था। कॉर्डन के शब्द याद आए, जो दुनिया तुम जानते हो वो बदलने वाली है। आज दुनियाएं एक हो जाएंगी। उस वक्त यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब वो उसी दुनिया के अंदर खड़ा था। अब उसे खुद को संभालना था, दिमाग को सेटल करना था। ये खेल अब सिर्फ सपना नहीं था, ये उसकी नई हकीकत थी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। कॉर्डन के वो शब्द दिमाग में आए, कीड़े की तरह मर जाएगा, हमारी तरफ आंख उठाकर मत देखना। कांग सोल को याद आया कैसे उन्होंने उसे कीड़ा कहा था, कैसे हंसे थे, कैसे उसे हवा में उछालकर फेंक दिया था जैसे कोई बेकार चीज हो। उसके पुराने साथी जो कभी अपने लगते थे, असल में कितने घमंडी थे। एक पल रुका और फिर मुट्ठी भींच ली। लेकिन इन लोगों ने इस कीड़े को बहुत कम आंका था। उस कीड़े को जो सबको चकमा देने में माहिर था, जो 17 साल से इस दुनिया की हर गली जानता था। उसके अंदर कुछ चल उठा, एक ऐसी आग जो अनाथालय के उन दिनों से जानी पहचानी थी। वो दर्दनाक बचपन एक बार फिर जहन में उभर आया। पुराने जख्म, पुरानी तकलीफें, और अब वही सब उन्हीं लोगों के साथ हो रहा था जिन पर उसने भरोसा किया था। यह बर्दाश्त से बाहर था। कांग सोल ने सोचा अगर सिर्फ इंसान होने की वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन कम से कम इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड देवताओं पर गुस्सा तो निकाल सकता है, और वो भी उनकी अपनी दुनिया में। 17 साल का तजुर्बा था उसके पास। एक एक एडवेंचर, एक एक चाल याद थी। उसने क्रिएट बटन दबाया और ठान लिया कि इस बार हर हाल में जाएगा, रुकेगा नहीं। कुछ पल बाद सिस्टम ने बताया कैरेक्टर क्रिएशन कंप्लीट। 31वां किरदार, इस बार अलग, इस बार सिर्फ खेलने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए। शैडो समनर स्नोमैन बीमारी की दुनिया में दाखिल हो गया। एक ऐसी दुनिया जो बोर्ड गेम की तरह थी, जहाँ शुरुआती गुण ही सब कुछ तय करते हैं, बिल्कुल असली जिंदगी की तरह। लेकिन अब खेल असली था, मरना मतलब सच में खत्म होना। इसलिए उसे एक ऐसा किरदार चाहिए था जो बिना रुके, बिना किसी पर डिपेंड किए आगे बढ़ सके। इस दुनिया में एक साथ कई गुण चुनने की सुविधा थी, जिससे कुछ यूनिक बनाना मुमकिन था। लेकिन इसी सिस्टम की वजह से कुछ क्लासेस आगे रहती थी और कुछ पीछे छूट जाती थी। पिछले सारे प्रयासों में वो दूसरों पर डिपेंड करता था। टीम होती थी, साथ होते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह अकेला था। कोई नहीं था। सभी ऑप्शंस में से एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो उसने पूरे ट्रायल पीरियड में कभी नहीं आजमाया था, और उसने वही चुना। इंटेलिजेंस, कुकिंग और परसेप्शन, सारे पॉइंट्स इन्हीं में। शैडो क्लास के साथ समनर, एक सिंपल प्लान, कम डैमेज देता है, सपोर्ट में भी ज्यादा काम का नहीं। लेकिन इन दोनों कमजोर चीजों का कॉम्बिनेशन कुछ इंटरेस्टिंग बना सकता था, कुछ जो किसी ने सोचा ही ना हो। शैडो समनर स्नोमैन अनंत बीमारी की दुनिया में पहुंच गया। पहला एडवेंचर रैंडमली चुना गया। सामने मिशन डिस्क्रिप्शन आई, चांदनी नृत्य। बीमारी की दुनिया के दौरान हर तरफ जाल बिछे थे। जिंदा रहना है तो उन्हें ढूंढना सीखना होगा। ये जगह नए लोगों की ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी। उसने हिम्मत से पहले एडवेंचर की शुरुआत की और अनजान खंडहरों तक पहुंचा। यहाँ कम से कम एक परीक्षा पास करनी थी। भूले हुए चांद के खंडहर, या तो रिवॉर्ड मिलेगा या मौत। उसने ध्यान से सब पढ़ा और फिर एक पल के लिए रुक गया। भूले हुए चांद के खंडहर, ये नाम जाना पहचाना था। कांग सोल को याद आया, ये नए खिलाड़ियों के लिए बना एडवेंचर था, जो उन्हें इस दुनिया की छोटी छोटी बातें सिखाता था, धीरे धीरे। लेकिन पहली नजर में डिफिकल्टी उम्मीद से बहुत ज्यादा थी, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यह जगह जालों से भरी थी। उसके पास खतरे को रोकने की कोई स्किल नहीं थी, कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं। वो शैडो समनर था, बेहद धीमा, और सारे पॉइंट्स इंटेलिजेंस में लगाए थे। एक तरह से खुद को कॉर्नर में खड़ा कर लिया था। कांग सोल समझ गया ये आसान बिल्कुल नहीं होगा। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। कभी कभी मन में आता, काश पहले से पता होता कि पहला एडवेंचर ऐसा होगा तो कोई और क्लास चुन लेता। लेकिन अब पछताने का वक्त नहीं था। उसने मन ही मन हल्की हंसी के साथ सोचा, जो दुनिया पहले स्क्रीन पर दिखती थी वो अब सामने खड़ी है। वो सच में एक किरदार बन गया था। भूले हुए चांद के खंडहर ठीक उसके सामने थे। एक विशाल दरवाजा जिसके पार अंधेरा था। अंदर जाने के 2 रास्ते थे, दरवाजे से सीधे कांटेक्ट करो या लीवर से। कौन सा सही होगा ये साफ नहीं था। कुछ पल बाद एक नोटिफिकेशन विंडो खुल गई। ये अनएक्सपेक्टेड था। कांग सोल को एहसास हुआ उसे एक्शन के ऑप्शंस दिख रहे हैं। उसने सोचा क्या ये सबको दिखता है या सिर्फ उसे? शायद सिस्टम खुद इशारा दे। हालांकि उसने सारे रूल्स बहुत पहले सीख लिए थे, लेकिन पहले ट्रायल वर्जन था। रिलीज वर्जन में चीजें बदल सकती थी। यह डर मन में था, लेकिन अच्छा हुआ नहीं बदली थी। कांग सोल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राहत की सांस थी वो। अब वो इन खंडहरों से निकल सकता था। 17 साल की पुरानी आदत
आदत जाग उठी। पहले बाईं तरफ फिर दाईं तरफ। बेस्ट ऑप्शन चुनना उसकी पुरानी खासियत थी और इस सिचुएशन में कोई डाउट नहीं था। दरवाजा उसके सामने खुल गया। उसने उस उदास, ग्रे और बेजान इमारत की गहराई में ध्यान से झांका, जैसे वो अंधेरा उसे अंदर बुला रहा हो। कांग सोल सावधानी से फर्श पर कदम रखने लगा, हर कदम फूंक फूंक कर। ये जगह उसे जानी पहचानी सी लग रही थी, जैसे यहाँ पहले भी आया हो, जैसे इन दीवारों को पहले भी देखा हो। उसने एक बार सिस्टम पर नजर डाली, सिचुएशन समझनी थी, अगला कदम तय करना था। ये भूले हुए चांद के खंडहरों की पहली परीक्षा थी और ये परीक्षा वो पहले भी पार कर चुका था। काम सीधा था, टाइलों पर सही कदम रखते हुए दूसरी तरफ जाना, लेकिन एक भी गलत कदम और अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। तभी जाल एक्टिव हो गया और उस पल एहसास हुआ ये कोई गेम नहीं था, ये असली जिंदगी थी। मौत और अनजान खतरा बस एक कदम की दूरी पर था। लेकिन कांग सोल कोई आम खिलाड़ी नहीं था। वो इस दुनिया के लगभग सभी बड़े टैलेंट्स आजमा चुका था, हर हिडन ऑप्शन जानता था, हर सीक्रेट पाथ याद था। 17 साल में जो नॉलेज जमा हुई थी वही उसका सबसे बड़ा हथियार था और ये बेकार नहीं जाने वाली थी। उसने ऊपर देखा और पहेली का जवाब सामने था। उसके पास आर्कियोलॉजी या थियोलॉजी वाली टैलेंट नहीं थी जो सभी शिलालेख पढ़ सके, लेकिन असली मतलब समझ आ गया और बस यही काफी था। शेर भयंकर, अडिग, बेहद घमंडी और राजसी। भेड़ आज्ञाकारी, सबसे पीछे सिर झुकाए चलती हुई। चांद उदार, सबको अपनी रोशनी में लपेटे हुए। भेड़िया बाघ के ठीक पीछे उसकी छाया में। पहली नजर में यह सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन असल बात बस इतनी थी, टाइलों पर सही ऑर्डर में कदम रखो। कांग सोल इस नतीजे पर पहुंचा। ये बेहद सिंपल था, चोट से बचना है तो बस यही ऑर्डर फॉलो करना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन अपने फैसले पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट होकर वो आगे बढ़ा। धीरे धीरे एक एक टाइल पर कदम रखता गया, पत्थर पर खुदे जानवरों का सही ऑर्डर चुनता रहा। पहला कदम शेर, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कांग सोल को एहसास हुआ सही किया। उसने अगला कदम बढ़ाया और दिल धीरे धीरे उम्मीद से भरने लगा। चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई। पहेली सुलझ गई थी, सब कुछ बिल्कुल वैसा हो रहा था जैसा उसने सोचा था। हर नए कदम के साथ कॉन्फिडेंस और मजबूत होता जा रहा था, जैसे पुरानी आदत वापस लौट रही हो। और जल्द ही वो तेजी से सभी टाइलें पार कर गया, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना हिचकिचाए। परीक्षा पास। गहरी सांस ली और खुद को अगले हॉल में पाया, जहाँ हवा में हल्की चांदी जैसी एक अजीब सी चमक थी। उसने भौहें उठाई और मन ही मन मुस्कुराया। ये उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान निकला था। सिस्टम ने बताया, भूले हुए चांद के खंडहर बिना किसी नुकसान के पार। कॉपर चेस्ट आयरन चेस्ट में बदल गया है। रिवॉर्ड लेने या परीक्षा जारी रखने का ऑप्शन अवेलेबल है। कांग सोल एक पल के लिए रुका, सोचने लगा। रिवॉर्ड लुभावना था, हाथ में आया हुआ, पक्का, लेकिन अगर आगे बढ़ता तो और भी बहुत कुछ मिल सकता था, कुछ ज्यादा वैल्यूएबल, कुछ ज्यादा काम का। उसे याद था, भूले हुए चांद के खंडहर खिलाड़ी को विनम्रता सिखाने के लिए बने हैं और यहाँ लालच हमेशा आखिरी ऑप्शन की तरह रखा जाता है। ये उसके लिए कोई मुश्किल फैसला नहीं था। उसने तय किया, आसान रिवॉर्ड के चक्कर में नहीं पड़ेगा और सावधानी से अगले गलियारे में झांका। सामने एक लंबी सुरंग फैली थी और कांग सोल ने तुरंत पहचाना, ये दूसरी परीक्षा थी। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, हर कदम आखिरी हो सकता था और उसी खतरे के बावजूद आगे बढ़ते रहना था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब उसने देखा कि गलियारा उसकी याद से कहीं ज्यादा लंबा है, आंखें चौड़ी हो गईं। निराशा के साथ एहसास हुआ, पुराना नॉलेज यहाँ काम नहीं आएगा। सिस्टम ने वार्न किया, सिर्फ लाल, नीले और काले रंग की टाइलों पर कदम रख सकता है। और हर बार जब उनके एक्टिव होने का ऑर्डर बदलता, वो मन ही मन बड़बड़ाता रहा। उसके पास जाल रोकने की कोई स्किल नहीं थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी कोई टैलेंट नहीं जो ये काम आसान करती। वो हर तरफ से अकेला था। उसने ऊपर देखा, चिकनी दीवार पर अपना धुंधला सा प्रतिबिंब दिखा। कुछ सेकंड्स खुद को देखता रहा। धुंधली रोशनी में वो अपरिचित सा लग रहा था, जैसे वो खुद को पहचान नहीं पा रहा हो। गर्दन पर काली पट्टी दिखी, वो निशान, उस कॉलर का निशान, बिजली के देवता का तोहफा। सीने में क्रोध भड़क उठा, तेज जलता हुआ। उसने मन ही मन कसम खाई, एक दिन इसका पूरा बदला लेगा, एक एक के साथ। लेकिन अभी नफरत का वक्त नहीं था। गहरी सांस ली, फोकस किया और धीरे से लाल टाइल पर कदम रखा। कौन जाने, शायद सही ऑर्डर का अंदाजा लग जाए। हालांकि बॉडी पहले से थोड़ी कांप रही थी, तनाव अंदर तक महसूस हो रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और सामने फैली रंगीन धारियों को देखा, जो पूरे गलियारे को सांपों की खाल की तरह ढके हुए थी। मन बनाया, नीली टाइल पर कदम रखा। उम्मीद थी कि यह सही होगा। उसी पल हवा में एक तेज खोखली आवाज गूंजी। कांग सोल का पूरा जिस्म जम गया। दर्द की एक लहर दौड़ गई, नसों से होती हुई हड्डियों तक। वो चीख उठा, मसल्स अकड़ गई, पूरा बॉडी एक झटके में कांप गया। लेकिन अजीब बात, इससे उसका जोश और बढ़ गया। अंदर से एक अजीब सा मजा आ रहा था, जोखिम में, इस खतरे में। उसे लगा यह दिलचस्प होता जा रहा है। उसी वक्त ऊपर बैठे ऑब्जर्वर्स उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। उनमें से एक, जिसे नारो कहते थे, ने कटोरे में पागलपन का एक सिक्का फेंक दिया, जैसे बाजी लगा रहा हो। कांग सोल आगे बढ़ता रहा। एक और गलती हुई और दीवार से तुरंत जाल निकल आया। उसने मन ही मन कोसा, इस परीक्षा के बनाने वाले सच में निर्दयी हैं। 4 लाल टाइलें एक पंक्ति में, ये किसने सोचा? उसके बाद लाल, नीला, काला, सब एक साथ। उसने भौहें चढ़ाते हुए सोचा, लाल तो पहले ही ट्राई कर लिया, बाकी को भी आजमाना होगा।
लगा, थोड़ा सोचा, जोखिम उठाया, नीली पट्टी चुनी, गट फीलिंग पर भरोसा किया, लेकिन यह भी गलत निकला। उसी पल हॉल में हंसी गूंज उठी। तेज मजाक उड़ाती हुई कांग सोल ने दांत पीसे। ऑडियंस पहले ही मान चुकी थी, ये बच नहीं सकता। किसी ने कहा, इस पागल के पास एक ही रास्ता है, बिना सोचे पूरी रफ्तार से भागे। लेकिन अचानक सबकी हैरानी के बीच कांग सोल उछल पड़ा, तेजी से आगे बढ़ने लगा, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि कहाँ पैर रखना है, कहाँ नहीं। चाल कॉन्फिडेंट थी, सटीक थी। जो लोग यह देख रहे थे वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। आपस में फुसफुसाने लगे, ये अचानक कैसे बदल गया, इसे क्या हो गया। सिस्टम ने अनाउंस किया, एनालिसिस कंप्लीट। जाल का लॉजिक समझ लिया गया है। कांग सोल को याद आया, टाइलों का ऑर्डर हर 5 कदम पर रिपीट होता था। बस एक बार ये पैटर्न समझ आया और सब कुछ एकदम साफ हो गया। ऑडियंस के चेहरे उतर गए। देवता फ्रस्ट्रेटेड होकर एक दूसरे से पूछ रहे थे, इतना स्टूपिड ऑर्डर किसने बनाया था, ये कैसे हो गया। सिस्टम ने घोषणा की, भूले हुए चांद के खंडहरों की दूसरी परीक्षा पास। रिवॉर्ड चुन सकते हो। जो सिल्वर चेस्ट था वो गोल्ड चेस्ट बन गया था, क्योंकि जाल 10 से कम बार एक्टिव हुआ था। कांग सोल ने उस चमकते चेस्ट को ध्यान से देखा। उसकी चमक में एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसने सोचा, अब रिवॉर्ड लेने का वक्त आ गया है। मिशन का मकसद पूरा हो चुका था, लक्ष्य हासिल हो गया था। लेकिन एक पल की झिझक के बाद वो रुक गया, जैसे उसके अंदर कुछ था जो आसान रास्ता चुनने से मना कर रहा हो। जैसे उसकी आत्मा ने कहा, नहीं, यह नहीं। और फिर एक पल में हिम्मत जुटाकर हमारा नायक उस संदूक के पास से गुजर गया। बिना रुके, बिना पीछे देखे वो तेजी से उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ा और जल्द ही उसके सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। उस पर उकेरे गए निशान चमक रहे थे, जैसे किसी ने रोशनी से लिखा हो। उसके पीछे था मून स्क्वायर। दरवाजे पर तेज रोशनी में एक चेतावनी लिखी थी, घमंड मत करो, अपनी हद में रहो, विनम्र रहो, वरना यहाँ दाखिल होने की कीमत चुकानी होगी। कांग सोल को पूरा यकीन था, जिस कमीने को वो ढूंढ रहा था वो यही है। सिस्टम ने 2 ऑप्शंस दिए। पहला, चेतावनी को इग्नोर करो और अपनी ताकत आजमाओ। दूसरा, अपनी कमजोरी मान लो और पीछे हट जाओ। नायक ने चमकते शिलालेख के पास हाथ ले जाकर एक पल के लिए सोचने का नाटक किया। लेकिन सच तो यह था, ये सोच नहीं थी, ये बस एक दिखावा था, क्योंकि यह लड़का कभी पीछे नहीं हटता। अगले ही पल दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया, जैसे चांद खुद उसकी हिम्मत पर गुस्से में आ गया हो। हमारा नायक अंदर गया और जो उसने देखा उससे वो एक पल के लिए जम गया। बीच में एक योद्धा खड़ा था, भारी भरकम कवच में, बहुत बड़ा। उस पर चांद के निशान थे, लोहे की जंजीरें थीं और उसकी आंखें तेज रोशनी से जल रही थीं, जैसे किसी बेकार चीज को देख रहा हो। कांग सोल तुरंत समझ गया, अगली परीक्षा इसी से है। योद्धा ने गुस्से में कहा, एक घमंडी नौजवान सामने है, जिसने यहाँ आने की हिम्मत की, उसे अपने किए का पछतावा होगा और ये बहुत जल्द होगा। कांग सोल की आत्मा हल्की सी मुस्कुराई। मन में सोचा, बहुत दिनों बाद कोई इतना ड्रामेटिक मिला है, ये मुलाकात इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसी मोमेंट में योद्धा ने अपना हथियार उठाया और उसके चारों तरफ चांद के जादू से भरी आग की लहरें उठ खड़ी हुई। लूनर नाइट करुण अटैक के लिए रेडी था। इसी बीच बाहर एक और प्लेयर ने पासा फेंका और गुस्से को छिपाए बिना बड़बड़ाया, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये अपोनेंट गेम के सारे रूल्स तोड़ता जा रहा है और कोई नहीं जानता कि इसे कैसे हराया जाए। प्लेयर्स गुस्से में थे, क्योंकि उनसे वादा हुआ था कि बस पासा फेंकना है और मजे करने हैं। जानलेवा परीक्षाएं नहीं देनी थी। लेकिन चाहे जितनी कोशिशें हुई, नतीजा हमेशा वही निकला। वो राक्षस हर बार बिना किसी एफर्ट के सबको हरा देता था। मूनलिट डांस, यही नाम था उस परीक्षा का। और ये परीक्षा मून स्क्वायर के उस फॉरगॉटन खंडहर के एकदम आखिर में ही मिलती थी। वहाँ सिर्फ एक सेफ जोन था, एक छोटा सा चबूतरा, जिस पर चढ़कर कुछ देर के लिए अटैक से बचा जा सकता था। लेकिन जैसे ही कांग सोल ने एक और वार को चकमा दिया, उसे रियलाइज हुआ, उस चबूतरे तक दौड़ने का वक्त ही नहीं है। उसी मोमेंट में करुण ने फिर से तलवार उठाई और उसकी तलवार में समाई लूनर पावर से आसमान कांप उठा। अगर इस योद्धा का एक भी वार सही जगह लग गया, आसपास की सारी रोशनी राख में बदल जाएगी। यही थी इस परीक्षा की असलियत। इसीलिए इसे सबसे डेडली परीक्षाओं में गिना जाता था, क्योंकि यहाँ सबसे पावरफुल प्लेयर्स भी अपनी ताकत को कम आंक कर एक ही वार में खत्म हो जाते थे। तभी कांग सोल के बगल में एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमका और उस लड़के का ध्यान फौरन उस पर गया। उसके सामने कई टाइल्स सामने आई और अब उसे उन पर सही क्रम में कदम रखना था। पहले काली भेड़ वाली टाइल पर, फिर काले भेड़िए वाली टाइल पर और इसी तरह आगे। यही एकमात्र रास्ता था आगे बढ़ने का। और जहाँ तक उसे याद था, सिर्फ सिंबल्स नहीं, रंग और उनका सख्त क्रम भी उतना ही जरूरी था। क्रम वही था जो पहले टेस्ट में था और खंडहर से बाहर निकलने तक यही क्रम बनाए रखना था। उसी मोमेंट में करुण ने स्पीड पकड़ी। आग और धातु के तूफान की तरह उसकी तरफ दौड़ा। कांग सोल ने बिना सोचे सीधे हमले से बचने के लिए छलांग लगाई और देखा कि जिस पहली टाइल की उसे जरूरत थी वो ठीक उसके नीचे थी। नायक ने बिना हिचकिचाए चांद की जादुई रोशनी में चमकती लाल शेर की टाइल पर कदम रखा। उसे याद था, हर रंग का एक अलग इफेक्ट होता है। और उसके सामने खड़ा योद्धा अचानक रुक गया, हैरान। लाल टाइल्स ने करुण की ऑरा को कमजोर कर दिया। उसकी ताकत थोड़ी कम हुई, चाल धीमी हुई और उसका प्रोटेक्टिव आर्मर कमजोर पड़ने लगा। कांग सोल की आत्मा ने समझ लिया, अब एक्शन का वक्त है। उसने अगली टाइल की तरफ कदम बढ़ाया। एक मोमेंट बाद बिना स्पीड खोए वो लाल शेर
देर से आगे बढ़ा और खुद को लाल चांद वाली टाइल पर पाया। वो अब करुण के बहुत करीब था, लेकिन योद्धा अब पहले जितना डेंजरस नहीं लग रहा था, काफी स्लो हो गया था और अब वॉर की गर्मी में ज्यादा एग्रेसिव मूव्स कर रहा था जो उसे और एक्सपोज कर रहे थे। लाल टाइल्स का इफेक्ट 3 गुना बढ़ गया था। कांग सोल ने यह देखा और सावधानी से आगे बढ़ा। अब सामने थी काली भेड़ वाली टाइल और उसने डिसाइड किया अगला कदम अभी। जैसे ही करुण ने पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा, नायक सही सिंबल पर कदम रखने में कामयाब हो गया। योद्धा के पीछे एक मैजिकल मैकेनिज्म खुला और उससे आग की एक पावरफुल धारा निकली जो सीधे उसकी पीठ पर लगी। काली टाइल्स ने अटैक ट्रैप एक्टिवेट कर दिया। दुश्मन को काफी नुकसान हुआ, लेकिन साथ ही उसकी लूनर प्रोटेक्शन भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। कांग सोल ने रियलाइज किया अब उसे फिर से उस आर्मर को तोड़ना होगा। हमला जारी रखने से पहले लाल टाइल्स पर वापस जाना होगा। इस दुश्मन को जल्दी हराना पॉसिबल नहीं था। करुण ने शरारती हंसी हंसते हुए मजाक किया। अगर ये बाहरी सोचता है कि ये चालें उसे बचा लेंगी तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन कांग सोल ने उसकी पोस्चर देखी और समझ गया चांदनी का वार एक पल में खत्म कर सकता है। दुश्मन ने अपनी सारी जादुई ताकत इकट्ठी की एक फाइनल अटैक के लिए। सारी पावर एक साथ सभी दिशाओं से उस लड़के पर। हमलों की एक के बाद एक झड़ी लग गई, लेकिन जब धुआं छमटा कांग सोल की आत्मा सेफ थी, क्योंकि वो एक नीली टाइल पर खड़ा था जो शील्ड की तरह काम करती थी। दर्शकों में से एक चिल्लाया, ये पहला इंसान है जो इस फाइनल परीक्षा को सर्वाइव कर रहा है। कांग सोल ने बिना हिचकिचाए अगला कदम बढ़ाया। करुण ने फिर अटैक किया और नायक ने लाल टाइल पर कदम रखा। योद्धा ने गुस्से में अनाउंस किया, यह लड़ाई तुम्हारी हार में खत्म होगी, मौत तय है। कांग सोल ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डाली, एक भी पल के लिए नजर नहीं हटाई। उसे याद आया जब वो अपने पुराने साथियों के साथ खेलता था तो उनसे अक्सर पूछा जाता था इतनी दूर जाने की वजह क्या है। तभी बिजली का मुखौटा पहने एक दोस्त ने कमेंट किया, कांग सोल ने मूनलाइट डांस चूज किया है। बाकी पार्टिसिपेंट्स हैरान थे। 3 लाल टाइल्स दुश्मन की स्पीड को जितना पॉसिबल हो उतना स्लो कर सकती हैं और उन्होंने प्लान बनाया था जीतने का नहीं, सिर्फ सरवाइव करने का और निकल भागने का। काली टाइल से डैमेज ऑलमोस्ट 0 था, लेकिन वो दुश्मन का सबसे डेडली अटैक एक्टिवेट कर देती थी, इसीलिए उसे यूज करना बेहद रिस्की था। कांग सोल ने एक्सप्लेन करना शुरू किया, इस लड़ाई का प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है। उसी मोमेंट में करुण को एक जबरदस्त झटका लगा और वो कुछ सेकंड्स के लिए जम गया। उसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था। हमारा नायक काली टाइल पर खड़ा होकर दुश्मन की हर मूव पर नजर रख रहा था, यह देखते हुए कि यही एकमात्र रास्ता जीत की तरफ जाता है। योद्धा का आर्मर साफ टूटने लगा था, भारी सांसें ले रहा था, बैलेंस बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। दुश्मन ने कहा इस लड़के को लूनर पावर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगले ही पल उसने अपनी जादुई ताकत फिर से एक्टिवेट की और एनर्जी की एक धारा सीधे कांग सोल की आत्मा की तरफ। नायक ने फौरन डिसाइड किया जिंदा रहने का एक ही तरीका है, लाल स्क्वायर पर कदम रखो। जब योद्धा पूरी तरह ताकत खो रहा था, उसने काले सिंबल पर कदम रखने का फाइनल डिसीजन किया। एक मोमेंट बाद वो बिना हिचकिचाए आगे कूदा और काली भेड़ के सिंबल पर खड़ा हो गया। उस प्रहार से योद्धा कुछ सेकंड्स के लिए कम्प्लीटली फ्रीज हो गया। जीत बस सामने थी। करुण का कवच लगभग पूरी तरह जा चुका था और वो खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था कि यह हो कैसे रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये जिद्दी इंसान इतनी दूर क्यों जा रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। बाकी सब तो पहले ही हार मान चुके थे। तभी सिस्टम ने ऐलान किया, चांद का योद्धा रोशनी में घिरा हुआ है, उसे भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही है उसकी फुर्ती और रफ्तार बढ़ती जा रही है। योद्धा ने मन में सोचा उसका सबसे खतरनाक वार ही उसकी असली पहचान है और आज चाहे कुछ भी हो वो इस दुश्मन को हरा कर रहेगा। वो आगे बढ़ा। कांग सोल ने महसूस किया करुण का चलने का तरीका बदल गया है। अब लाल टाइल्स से उसे धीमा करना काम नहीं कर रहा था। पुरानी चाल अब काफी नहीं थी, तो उसने फौरन नया रास्ता सोचा। नीली टाइल्स से हमले को रोको, उसने दृढ़ और शांत आवाज में कहा। अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। करुण गुस्से से भड़क उठा, चिल्लाया, इस बेशर्म नौजवान को झुकना होगा। जो भी नियम तोड़ता है उसे अपने किए का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन कांग सोल ने उसका वार बड़ी चालाकी से चकमा दे दिया और मन में सोचा यही आखिरी वार होगा। योद्धा ने अपनी सबसे खतरनाक तकनीक एक बार फिर इस्तेमाल की, चांदनी का वार, और लड़ाई नए जोश के साथ भड़क उठी जैसे आसमान खुद जल रहा हो। कांग सोल जानता था अगर वो सही वक्त पर नहीं बचा तो वही खत्म हो जाएगा। कोई दूसरा मौका नहीं, कोई और रास्ता नहीं। एक ही रास्ता था, सही क्रम में टाइल्स पर आगे बढ़ता रहे और रोशनी की चमक के बीच वार करता रहे। मूनलाइट डांस, ये नाम इस लड़ाई पर बिल्कुल सटीक बैठता था, क्योंकि यह लड़ाई थी ही नहीं, ये एक पागलपन भरा जानलेवा नृत्य था जहाँ एक गलत कदम मौत। हमारा नायक हर कदम पर सतर्क था, सही टाइल्स पर पांव रख रहा था। चारों तरफ जादू का तूफान था, पत्थर की दीवारें टूट रही थीं, जमीन कांप रही थी, लेकिन वो डिगा नहीं। करुण गुस्से में चीखा, इस प्राउड इंसान को मैं मिटा दूंगा।
लेकिन अगले ही पल वो अचानक रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वार इतनी सटीक जगह किया गया था कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। कहीं नहीं, योद्धा का खोद कई कदम दूर जा गिरा। उसका सिर सामने था, खुला, बेबस। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहे। सन्नाटा, तनाव, नजरें एक दूसरे से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। और फिर करुण ने दुखी होकर अपना सिर झुकाया, अपने गुरु की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में कहा, मैं अपना काम पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो। यह उसके आखिरी शब्द थे। जैसे ही वो माफी मांग रहा था, आखिरी वार उस पर पड़ा। कांग सोल की आत्मा ने सांस रोक ली और उस हारे हुए योद्धा को ठंडे पत्थर के फर्श पर गिरते हुए देखा। तलवार एक हल्की सी खनक के साथ लुढ़क गई। सब खत्म, सिस्टम ने ऐलान किया। भूले हुए चांद के खंडहरों की आखिरी परीक्षा कामयाबी के साथ पूरी। एक खजाने का संदूक सामने आया और साथ में 2 खिताब, मून हंटर, कॉन्करर ऑफ द मून। कांग सोल को उस पल में बिजली के मुखौटे वाले देवता की बात याद आई। उन्होंने एक बार पूछा था, करुण को रास्ते में छोड़कर आगे जाने की जगह तुम उसे हराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उस लड़के ने मन में सोचा, दुश्मन को अवॉइड करना सबसे अच्छा रास्ता नहीं है, उसे हराना कहीं ज्यादा सही है। और यही सोचते हुए उसने हारे हुए योद्धा को ध्यान से देखा। यही वजह थी कि उसने यह तरीका चुना था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कांग सोल ने उस योद्धा पर एक जादुई असर डाला, उसे अपनी सेवा में लेने का हुक्म दिया। ये उसकी खास काबिलियत थी, शैडो समन। कुछ देर बाद सिस्टम ने बताया, चांद का योद्धा करुण की परछाई कामयाबी के साथ बुलाई गई। लेकिन एक बात थी, करुण की परछाई चांदनी की नकल नहीं कर सकती थी, इसलिए पूर्णिमा आने तक उसकी ताकत कम होती रहेगी। बुलाई गई परछाई का दर्जा बहुत नीचा था। अपनी असली ताकत का बस 20% मिला था। लेकिन देखने वाले पूरी तरह हैरान थे। इस लड़के को नया समझा जाता था, लेकिन जो उनके सामने था वो किसी पुराने और माहिर खिलाड़ी से कम नहीं लग रहा था। कांग सोल ने अपनी नई परछाई को देखा, मुस्कुराया और मन में सोचा, ठीक है, काम चलेगा। हाँ, ताकत 20% तक घट गई थी, लेकिन यह बुलावा उसे जिंदा रहने का मौका देता था, क्योंकि परछाई बुलाने के लिए बस इतना काफी है। परछाई वाले दुश्मन को हराओ। अब इनाम देखने का वक्त था। नायक का लेवल बढ़ा और साथ में कई नई खूबियां भी आईं। इस दुनिया में लेवल बढ़ने पर मिलते हैं 4 तय पॉइंट्स, 4 अपनी मर्जी के पॉइंट्स और काम के हिसाब से अलग से पॉइंट्स। बाकी पॉइंट्स जहाँ चाहो लगाओ। और एक सच्चे शैडो समनर की तरह कांग सोल ने अपनी समझ और सोचने की ताकत बढ़ाने का फैसला किया। इनाम में एक और चीज थी, मूनलाइट सोर्ड, करुण को हराने का तोहफा। यह वही तलवार थी जो उसने ताकतवर होने से पहले इस्तेमाल की थी और इसके गुण बेहतरीन थे, लेकिन उसने इसे खुद रखने की बजाय अपनी परछाई को देने का फैसला किया, क्योंकि परछाइयों का अपना अलग तरीका होता है। उन्हें अलग से बेहतर बनाया जा सकता है। वो अपना हथियार खुद बदल सकती हैं। दूसरे तरह के बुलाए गए जीव अपने मालिक की ताकत पर निर्भर करते हैं। उन्हें अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन परछाई लंबे वक्त में कहीं ज्यादा असरदार होती है। कांग सोल को एक ऐसा डंडा भी मिला जो सोचने की ताकत बढ़ाता था। उसे उस चीज की असली कीमत पता थी, इसीलिए उसने उसे अपने पास रखा। देखने वालों को समझ नहीं आया कि उसने यह खास गुण क्यों चुना। उनकी नजर में यह एक बेकार चीज थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह लड़का किस गहराई से सोचता है। और एक चीज और थी जिसकी नायक को उम्मीद भी नहीं थी, उसे खाना पड़ता था और उस लड़के को पता था इसका असर और बढ़ाने का एक खास तरीका है। पूरी जांच करने के बाद नायक ने अपने सिस्टम में नया डेटा पढ़ा। उस चीज का खास असर थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने सोचा अगर ये करुण पर काम करता है तो शायद उसकी अपनी खूबियों को भी बढ़ा सके। इनाम की जांच पूरी हुई और वो काफी संतुष्ट था, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। आगे एक नई चुनौती इंतजार कर रही थी। 5 फ्रेंडली ब्रदर्स। पांड्या पहाड़ों के नीचे बेहद खतरनाक ट्रोल्स की जातियां रहती हैं। उनमें से एक थी स्टोन फैंग जाति, और इस जाति ने अपने वजूद को बनाए रखने के लिए एक खास बल्कि बेरहम तरीका बनाया था अपना मुखिया चुनने का। उनका मौजूदा मुखिया था टायरोन जमात, एक ऐसा ट्रोल जिसकी ताकत से पड़ोसी जातियां भी कांपती थीं। कांग सोल का काम था किसी भी तरीके से स्टोन फैंग जाति को कमजोर करना और हो सके तो जाति के कम से कम एक मुखिया को खत्म करना। लेकिन सिस्टम की चेतावनी साफ थी, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो पक्की मौत। और वक्त बचा था बस 20 घंटे 47 मिनट। नायक ने अंदाजा लगाया, अभी लगभग दोपहर हो रही होगी। इसका मतलब अगर अभी निकला तो कल सुबह तक ही सुरक्षित जगह पहुंच पाएगा। इस दुनिया में आराम बेहद कम मिलता था। सिर्फ 2 काम पूरे करने के बाद ही थोड़ी सांस लेने को मिलती थी, और ये 5 भाइयों वाला काम उन्हीं में से एक था। बस मुश्किल और ज्यादा थी। उसके पास 5 निशाने थे, सभी पहाड़ी इलाके में, जहाँ ट्रोल्स हर चट्टान को, हर रास्ते को जानते थे। कड़ी पहरेदारी थी। यह काम आसान नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद कांग सोल को एहसास हुआ, इस परीक्षा को पार करने का एक ही रास्ता है। जानकारी के मुताबिक यह काम 5 लोगों के दल के लिए बना था, लेकिन वो यहाँ अकेला था। वक्त बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं थी। जितनी देर रुकेगा, टाइमर उसके कामयाब होने की उम्मीद उतनी तेजी से कम करता जाएगा। उसे याद आया, पिछली बार सिस्टम ने ठीक 6 घंटे दिए थे, लेकिन इस बार 20 घंटे 47 मिनट। ये अजीब गिनती शक भरी थी, और जल्द ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया, शायद जिस दल के लिए यह काम था उसके बाकी लोग मारे जा चुके हैं और उनका बचा हुआ वक्त उसे मिल गया है। उसने सिस्टम की लाल रोशनी को ध्यान से देखा और समझ गया यह काम उसे अकेले ही करना होगा। नायक आगे बढ़ा और जल्द ही पहाड़ के नीचे एक चौकी नजर आई। हवा में एक हरा झंडा लहरा रहा था। कांग सोल ने तुरंत
तुरंत पहचाना, स्टोन फैंग जाति इस झंडे को सिर्फ खास मौकों पर फहराती थी, जब वो फसल के त्योहार में धरती के अजगर टंगरित का आशीर्वाद मांगते थे। यह स्टोन फैंग जाति की जमीन का सबसे निचला हिस्सा था, वो सरहद जहाँ ट्रोल की दुनिया शुरू होती थी और यहीं उसकी नई परीक्षा शुरू हो रही थी। लड़का तनाव में आ गया, उसने चारों तरफ नजर घुमाई और जो उसने देखा उससे रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। चारों तरफ लाशें थीं, ब्रूटल तरीके से मारे गए लोग। उसने उनके कपड़े और कवच को ध्यान से देखा, उनका काम पहचानने की कोशिश की। एक पुजारी था, भारी कवच और उसके निशानों से साफ दिख रहा था। दो आगे की कतार के सैनिक थे और एक तीरंदाज। एक दल के लिए ये एकदम सही मेल था, पुजारी, दो सैनिक और एक तीरंदाज। सही तालमेल से यह काम बिना किसी बड़े खून खराबे के पूरा हो सकता था, लेकिन अब वो सब जा चुके थे। पीछे मुड़कर देखने का, पछताने का कोई फायदा नहीं था। जो हो गया सो हो गया। बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। वो अकेला था और उसे अभी फौरन नई चाल सोचनी थी, क्योंकि अकेले काम पर जाने से हर रास्ता कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कांग सोल ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी खुजलाई और उसे एहसास हुआ वो तरीका जिसके बारे में वो काफी वक्त से सोच रहा था, अब वही अपनाना होगा। सिस्टम ने बताया, नायक एक पहाड़ी गांव तक पहुंच गया है। दो रास्ते हैं। पहला, एक एक करके घरों पर हमला करो, छुपकर हमले का खतरा कम रहेगा। दूसरा, रात भर छिपे रहो, फिर सोच समझकर सुबह वापस आओ। 20 घंटे और 39 मिनट बचे थे और हमारे नायक ने मन में ठान लिया था ये सफर पूरा करेगा और सबसे बढ़िया इनाम लेकर जाएगा। यह दुनिया, इटर्नल वर्ल्ड, अपने खिलाड़ियों के हर कदम पर अपने तरीके से जवाब देती है। यहाँ एक फैसला भी पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। हर किरदार का हर काम इस दुनिया की बनावट को थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है और अगर उसकी चाल काम आई तो वो इतिहास में एक नई कहानी लिखेगा। पहला रास्ता साफ था, सबसे नजदीकी घरों से शुरू करके एक एक करके हमला करो, लेकिन कांग सोल अच्छी तरह जानता था ये कितना खतरनाक है, करुण की मदद से भी। दूसरा रास्ता, रात होने तक रुको और अंधेरे की आड़ में हमला करो। सुनने में अच्छा लगने वाला था, लेकिन जब कोई अकेला हो तो ये और भी ज्यादा जोखिम भरा हो जाता है। इसलिए उस लड़के ने तीसरा रास्ता चुना। पहले इलाके की खोजबीन करो, जानकारी इकट्ठा करो, दुश्मन की कमजोरी ढूंढो। सबसे पहले उसकी दिलचस्पी थी रॉकी पहाड़ के उस छोड़े हुए में, एक रहस्यमय शख्स जिसका नाम लोग बस दबी आवाज में लेते थे। जानकारी के मुताबिक इन पहाड़ों में 5 चोटियां थीं। स्टोन फैंग जाति सबसे ऊंची चोटी पर रहती थी और बाकी चोटियों पर कम खतरनाक नहीं बल्कि छोटे जीव रहते थे। 5 भाइयों की इस परीक्षा में उस छोड़े हुए की बड़ी भूमिका थी। छिपा हुआ रास्ता खोलने के लिए पहले उसे ढूंढना जरूरी था। लेजेंड के मुताबिक वो छोड़ा हुआ सबसे निचली चोटी के पहाड़ के नीचे छिपा था, जहाँ हमेशा गहरी छाया रहती थी। सूरज की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। वो वहाँ अकेला रहता था, अपने ही लोगों का ठुकराया हुआ। कांग सोल ने माथे पर हल्की सी शिकन डाली और धीरे से सांस छोड़ी। अगर ये बात सच थी तो वो शख्स कहीं यहीं आसपास होगा। जैसे ही वो पेड़ों के बीच से आगे बढ़ा, उसे नीचे लटकती घंटियों वाली एक रस्सी दिखी। आकार में छोटी थी लेकिन आवाज तेज थी और उन घंटियों में जादू था, किसी अजनबी के आने की चेतावनी देने के लिए। अगले ही पल उसने एक आवाज सुनी। एक स्थानीय राक्षस बोल रहा था, उसने एक इंसान देख लिया है। कांग सोल ने फौरन कुछ तेज और सावधान कदम आगे बढ़ाए ताकि कोई खतरा न लगे। फिर उसने कहा, डरो मत, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, कोई खतरा नहीं। राक्षस फिर भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, क्या सच में मेरे सामने कोई इंसान है? कांग सोल ने मन में सोचा, जिस शख्स को वो ढूंढ रहा है वो शायद यहीं कहीं छिपा हुआ है। वो थोड़ा और पास गया और बोला, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। लेकिन वो जीव अभी भी चिंतित नजरों से उसे देख रहा था। कांग सोल समझ गया, ये राक्षस उससे साफ डरा हुआ है। सिस्टम ने उसे कई रास्ते दिखाए। उसने एक इशारे का पालन करने का फैसला किया। उसने ध्यान से देखा, इस राक्षस के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, क्या बात है? पास क्यों नहीं आने दे रहे? कुछ पल का सन्नाटा, हवा में एक भारी खामोशी। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने हल्के से कहा, शायद कोई बीमारी है। कांग सोल को यकीन था, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। तभी वो ट्रोल झाड़ियों से बाहर आया और उसने अपने घाव दिखाए। बोला, बहुत बुरा इन्फेक्शन है, कोई पास न आए। फिर ट्रोल ने कहा, काफी बता दिया, अब और कुछ नहीं बताऊंगा। लड़के ने जवाब दिया, मैं इसीलिए यहाँ आया था, सब कुछ सुनना चाहता हूँ, लेकिन इतनी दूरी से बात करना मुश्किल था। ट्रोल ने कहा, पागल हो क्या? पास आए तो तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये इंसान इतनी जिद क्यों कर रहा है और इस जानकारी की जरूरत ही क्यों है। नायक ने बोला, मुझे जो भी बताना है बताओ, सब सुनूंगा। कुछ देर सोचने के बाद उस ट्रोल ने अपना सिर झुकाया और अपने घर की तरफ चलने लगा। सिस्टम ने बताया, राक्षस ने थोड़ी देर के लिए अपनी सतर्कता कम कर दी। वो बोला, अंदर बात करना बेहतर होगा, लेकिन जो भी हो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। देखने वाले हैरान रह गए, यह इंसान जरूर पागल होगा, जानबूझकर इन्फेक्शन वाली जगह जा रहा है। दोनों कमरे में दाखिल हुए और हमारा नायक किताबों का वो ढेर देखकर हैरान रह गया। ट्रोल ने चाय की पेशकश की। उसने कहा, चाय से मना नहीं करूंगा, लेकिन पहले कहानी सुनाओ। ट्रोल ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। काफी पहले रॉकी पहाड़ों में एक बीमारी फैली थी, कई पीढ़ियों तक चली, बहुत लोग मारे गए। इसलिए स्टोन फैंग जाति ने एक नियम बनाया, जो भी बीमार पड़े और दूसरों के लिए खतरा बने उसे निकाल दो। कांग सोल ने पूछा, तो क्या इसे भी निकाला गया था? ट्रोल ने सिर हिलाया। उसकी माँ जब माँ बनने वाली थी तभी
ही बीमार पड़ गई। उसे वहाँ से भेज दिया गया। उसने रिक्वेस्ट की बच्चे को कबीले में रहने दो, लेकिन बात नहीं बनी। बड़े बुजुर्गों ने फैसला सुनाया, बच्चा भी बीमारी फैला सकता है। हालांकि उस वक्त सच किसी को नहीं पता था, यह ट्रोल बीमारी के साथ ही पैदा हुई थी और वो अपनी मौत तक उनसे नफरत करती रही, चाहती रही कि सब कुछ खत्म हो जाए। कांग सोल जानना चाहता था इसका क्या मतलब है। ट्रोल ने कहा वो स्टोन फैंग कबीले के साथ साथ इस बद्दुआ लगी बीमारी को भी खत्म करना चाहती है। और फिर धीमी आवाज में बोली, खुद भी गायब होना चाहती है। उस राक्षस ने इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए ढेरों किताबें पढ़ी थी और उसे पता चला अगर सही चीजें मिल जाएं तो इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। उसके लिए जरूरत थी लाश की उंगली जैसे एक मशरूम की, जो इन्हीं पहाड़ों में मिलता है। कांग सोल ने सोचकर कहा, लेकिन शायद ये खुद नहीं कर सकता। ट्रोल ने जवाब दिया, बात हड्डियों की है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ी, तकलीफ भी बढ़ती गई। अब ऊपर चढ़ना भी मुमकिन नहीं। कुछ देर सोचने के बाद कांग सोल ने कहा, एक रास्ता है, वो खुद वो मशरूम ढूंढ सकता है। ट्रोल ने उलझन से पूछा, उसे ऐसा करने की जरूरत क्यों है? जवाब देने की बजाय नायक मुस्कुराया और उसकी आंखों में सीधे देखा। ट्रोल सरदारों को समझना, उनसे जुड़ी बातें इकट्ठा करना, ये उसके अपने काम का हिस्सा था और साथ में इस ट्रोल को बचाने का भी एक खास फायदा था। इसलिए उसने एक छोटा सा सौदा रखा और इस तरह छोड़ा हुआ नाम की एक छिपी हुई यात्रा शुरू हुई। लड़का फौरन जंगल में भागा जरूरी चीज ढूंढने के लिए। जब दोनों अलग हुए, ट्रोल ने कहा अगर यह लड़का उसकी मदद कर सका तो वो हर तरह से उसका एहसान चुकाएगी। इसी बीच सिस्टम ने उस लड़के को एक अलग काम दिया, लाश की उंगली मशरूम ढूंढना। ये एक एक्स्ट्रा मिशन था जो इस बड़े सफर के बीच में आकर उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। कांग सोल को लगा ये अधूरा मिशन बाकियों से अलग है, क्योंकि यहाँ उसे अपने किरदार के लिए एक साथी मिल सकता था। साथी जो अपने मालिक के साथ भरोसा बनाकर उसे और मजबूत बनाते हैं। और जहाँ तक उसे याद था, ये अधूरा मिशन ऊंचे दर्जे के मिशनों में से एक है। इस दुनिया में हर पल कीमती होता है, लेकिन ये काम वक्त देने लायक था, क्योंकि अगर एक सच्चा साथी मिल जाए तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता निकल सकता है। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचा तो चिढ़ में बड़बड़ाया। देखने वाले भी समझ गए हालात अच्छे नहीं है। वो तो पहले से इस नायक की मौत के लिए तैयार बैठे थे। यह अजीब था, इसने शुरू में यह मिशन क्यों चुना? लेकिन किसी भी नजरिए से इस इंसान की कोई उम्मीद नहीं थी। बाकी दल पहले ही मगाता के सबसे कमजोर भाई से हार चुका था और यह भी मरेगा, बस वक्त की बात है। इसी बीच हमारा नायक एक विशाल लटकती चट्टान के किनारे पर पहुंचा और जानने की चाहत से नीचे झांकने लगा। सिस्टम ने बताया इलाके का जायजा लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तक कोई मशरूम नजर नहीं आया था। सामने कुछ रास्ते थे, इंतजार करो, आसपास की तलाश करो, वापस जाओ या यह जांचो कि यहाँ का माहौल उनके उगने के लिए सही है या नहीं। तभी कांग सोल को कुछ याद आया। वो एक बार पहले भी यहाँ आया था, अपने पहले बनाए किरदार के साथ। यहीं से इस दुनिया में उसका सफर शुरू हुआ था। 17 साल पहले वो एक जादूगर था और उस अधूरी खोज के जोश में वो फौरन चोटी की तरफ दौड़ पड़ा था। उसे तब नहीं पता था ये सपना आने वाले कई सालों तक दोहराता रहेगा। उस लड़के ने दूसरा रास्ता चुना और सावधानी से इलाके की खोजबीन शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त वो जल्दबाजी में था और उसने कई गलतियां की। बुनियादी सावधानी को नजरअंदाज कर दिया और जल्द ही उसका नतीजा भुगतना पड़ा। उस वक्त कांग सोल को किरदारों को संभालना बिल्कुल नहीं आता था और वो बहुत परेशान था। परित्यक्त मिशन के लिए मशरूम ढूंढते वक्त लापरवाही की वजह से वो किरदार चट्टान से गिर गया और वहीं खत्म हो गया। अजीब लगता है, लेकिन ऐसा होता है जिंदगी में भी और इस दुनिया में भी। वो जादूगर का किरदार ताकत और फुर्ती दोनों में कमजोर था। ऐसी खतरनाक जगहों पर खोजबीन के लिए बिल्कुल सही नहीं था। उस लेवल का, उस दर्जे का किरदार ज्यादा देर टिक नहीं सकता था और कांग सोल की गलत पसंद उसकी मौत की वजह बन गई। उसका सफर वहीं रुक गया और यह छोटे से कांग सोल के लिए एक गहरा जख्म बन गया। उस पल का दर्द सालों बाद भी उसके अंदर कहीं न कहीं बसा रहा। लेकिन इसी सबक की वजह से उसे वो तजुर्बा मिला जो उसे कामयाबी तक ले जाएगा। और अब वो वक्त लगभग आ चुका था। कुछ ही पल बाद पास से एक अजीब सी तेज आवाज आई। उस पहली हार के बाद से कांग सोल ने उस छोड़े हुए मिशन के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था, खासकर उस मिशन आइटम के बारे में, लाश की उंगली नाम के मशरूम के बारे में। यह शाम ढलते ही चट्टान से निकलता है। जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है तभी यह बाहर आता है। नायक ने अपनी छड़ी उठाई और अपनी जादुई ताकत को जगाया। शैडो हैंड एक्टिवेट हो गया। शैडो समनर की एक बुनियादी काबिलियत। इससे एक ऐसा हाथ बनता है जिसमें शारीरिक ताकत कम होती है। असर सीधा और सरल है, लेकिन कई मौकों पर बेहद काम आता है। पहली बार यह करना बहुत मुश्किल था और कांग सोल के मन में शक था, क्या वो ये कर पाएगा? अगले ही पल उसने दृढ़ता से अपना हाथ सीधे उस मशरूम की तरफ किया। देखने वाले सांस रोककर बैठ गए। इसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है। ये सोचना भी मुश्किल था कि ये लड़का ये काम कैसे करेगा। किसी ने मजाक में कहा, इस लड़के को पूंछ के साथ पैदा होना चाहिए था, तब तो ये काम बहुत आसान होता। लेकिन कांग
सोल का पूरा ध्यान सिर्फ इस एक काम पर था। अगले पल उसने सावधानी से हाथ बढ़ाया और उस मशरूम को खींचने में पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही उसकी पकड़ बनी, बस और जोर से खींचना था और काम पूरा हो गया। उसने अपना सिर उठाया, उत्साह से अपनी परछाई वाले हाथ की हरकत देखने लगा। कुछ ही पल बाद हाथ वापस आया। कांग सोल ने ध्यान से देखा, हाथ खुला और वहाँ था वही मशरूम जिसे उसे पाना था। उसने इत्मीनान से चारों तरफ नजर घुमाई और पेड़ों की शाखाओं पर एक चमक दिखी। सिस्टम ने बताया, परसेप्शन एक्टिवेट, एक अनजान पॉकेट वॉच की खोज शुरू। कुछ ही पल बाद स्क्रीन पर शर्तें दिखी। ये एक और एक्स्ट्रा काम था। उसे कोंगोरी शहर में उस इंसान को ढूंढना था जो उस खोई हुई घड़ी के बारे में जानता हो। पास जाकर देखा, शाखा पर एक छोटी सी घड़ी थी। कांग सोल ने अपना परछाई वाला हाथ आगे बढ़ाया। देखने वाले समझ गए वो उसे ले जाने वाला है, लेकिन यह किस तरह की घड़ी है किसी को नहीं पता था, इसलिए उन्हें गाइड से मदद लेनी पड़ी। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह किस तरह की चीज है। इसी बीच उस ट्रोल की झोपड़ी में बर्तन के नीचे आग तेजी से चटक रही थी। उसमें खुशबूदार खाना पक रहा था। ट्रोल आग के पास बैठा लपटों को ध्यान से देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वो उस इंसान पर भरोसा कर सकता है? यह शक उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने दे रहा था। और तभी उसके मन में माँ की तस्वीर उभर आई। बीमारी से टूटी हुई माँ बिस्तर पर पड़ी हुई कहती थी, सब कुछ गायब हो जाना चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहती, पूरी दुनिया से नफरत। यह एक मरते हुए जिस्म का अभिशाप था। उस बेरहम स्टोन फैंग जाति की काली विरासत। उन निकम्मों ने जो किया उसकी सजा माँ ने भुगती और अपनी तकलीफ में उसने अपने बेटे मायल को भी शाप दिया। कहा, तुझे भी इस दुनिया के साथ गायब हो जाना चाहिए। लेकिन मायल ने यह नहीं माना कि बीमारी अपने आप चली जाएगी, इसलिए उसने इलाज ढूंढने का फैसला किया। इंसानों की किताबें पढ़ी। शुरू में कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन माँ की छोड़ी एक पुरानी जादू की किताब की मदद से उसने अक्षर सीखे। जितना पढ़ता गया उतना ही इलाज के करीब पहुँचता गया, लेकिन बीमारी उसकी जानकारी से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। वक्त कम था, उसे जल्दी करनी थी, इससे पहले की तकलीफ असहनीय हो जाए। और एक मशरूम ढूंढना था जो सिर्फ चोटी के शिखर पर उगता है। पहले मिले इंसान से मदद मांगना, क्या ये सही था? मायल को इसका जवाब नहीं मिल रहा था। ट्रोल ने गहरी सांस ली और तभी जंगल के किनारे से सरसराहट सुनी। कोई आ रहा था। कुछ ही पल बाद झाड़ियों में हरकत दिखी। राक्षस ने थके हुए अंदाज में सामने देखा। उसे यकीन था वो इंसान वापस आ गया है। और एक पल बाद मायल ने एक जानी पहचानी शक्ल देखी। कांग सोल की आत्मा थोड़ी हाफती हुई, थकी हुई, लेकिन वापस आई। वो पास आया और बोला, मशरूम ले आया, और यह भी बता दिया इन्फेक्शन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। नायक के हाथ में एक जादुई दवा थी। मायल उसे देखता रहा, हैरान, आंखें फटी हुई। यही था वो दुर्लभ चीज जिसका वो सपना देख रहा था। ट्रोल को पहले यकीन ही नहीं हुआ। होंठ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच में उसकी मदद की, ये बात उसके दिमाग में उतर ही नहीं रही थी। शुक्रगुजारी में मायल ने कांग सोल की आत्मा के सामने घुटने टेक दिए। उसे अपना रक्षक मान लिया। वो जानना चाहता था उस बहादुर और दयालु लड़के का नाम क्या है जिसने उसके लिए जान खतरे में डाली। कांग सोल ने कहा, स्नोमैन कह लो। उस राक्षस ने अपना नाम बताया, जिसका मतलब था तारों का बच्चा, और वादा किया जो भी हो सके वो हमेशा उसका एहसान चुकाएगा। ट्रोल रो पड़ा, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसके साथ ऐसी इंसानियत नहीं दिखाई थी। उसने कसम खाई, ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। सिस्टम ने बताया, कांग सोल ने उस परित्यक्त बच्चे को बचाया, मदद मिली और ये एक्स्ट्रा सफर पूरा हुआ। कुछ देर बाद नायक ने खुद भी अपनी बीमारी पूरी तरह ठीक कर ली और इनाम में उसकी सहन शक्ति 2 लेवल बढ़ गई। मायल भी ठीक होने लगा और जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो गया। शुक्रगुजारी से भरे ट्रोल ने वादा किया, जब भी नायक मुसीबत में हो वो हमेशा उसके साथ होगा। सिस्टम ने कांग सोल को बताया, वो चूज कर सकता है कि मायल उसकी मदद किस तरह करेगा और ये फैसला सोच समझ कर करना होगा। सारे ऑप्शंस देखने के बाद उस लड़के ने एक नतीजा निकाला, सीधा हमला काम नहीं करेगा। ये जाति उसे बचा सकती है, इसे सिर्फ अंदर से ही तोड़ा जा सकता है। मायल को पता था ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसके मन में एक साहसी ख्याल पनप रहा था। कुछ देर बाद नायक उस बस्ती के पास पहुंचा जहां स्टोन फैंग जाति रहती थी। आज ही काम करना था, क्योंकि फसल का त्योहार शुरू होने वाला था। कांग सोल की आत्मा एक विशाल पेड़ के पीछे से सावधानी से झांकी, पहरेदारों को देखा। उस रात जाति अपने पूजनीय धरती के अजगर तंगृत के सम्मान में जश्न मना रही थी और वहाँ कुछ सख्त नियम थे जिन्हें तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। जाति के हर सदस्य को एक विशाल कड़ाही से जानवरों का खून पीना था। ये एक पवित्र रस्म थी। मायल ने बताया, उसके पास एक खास दवा है, अगर उसे उस कड़ाही में मिला दिया जाए तो उन सबकी ताकत बुरी तरह कमजोर हो जाएगी। कांग सोल ने पूछा, अगर वो पकड़ा गया तो उसके नए दोस्त का क्या होगा? लेकिन ट्रोल जरा भी नहीं घबराया। उसे माँ के आखिरी शब्द याद आए। वो समझ गया था उसके गायब होने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन कम से कम वो अपनी माँ को वो तबाही तो दे देगा जिसका उसने सपना देखा था। इस काम
का नाम था दबा हुआ बदला, और फसल के त्योहार के दौरान माइल ने कांग सोल को वो दवा दी जो कड़ाही में मिलानी थी। उसके बाद माइल चला गया। पुरानी झोपड़ी आग की लपटों में गिर गई। ट्रोल अपने साथ सिर्फ 2 चीजें ले गया, बीमारी की दवा और खाली पन्नों वाली एक पुरानी किताब। लड़के ने पूछा, इस किताब की क्या जरूरत है? ट्रोल ने माना, उसने हमेशा एक पुरातत्वविद बनने का सपना देखा था। ये दुनिया बहुत बड़ी है, रहस्यों से भरी है, पुरानी चीजों को दर्ज करना और संभालना जरूरी है। अपने रक्षक की तरफ मुड़कर माइल ने कहा, वो एहसान चुकाना चाहता है और जिसे वो तर्क का तारा कहता है, उससे अपने दुश्मनों को सजा दिलाने में मदद करना चाहता है। सिस्टम ने अनाउंस किया, नायक को 2 खिताब मिले, अकेलेपन का अनुभव, आकर्षक प्राणी। ये काफी अच्छा था। आगे चलकर ऐसे बोनस फैसलाकुन साबित हो सकते हैं, खासकर जब चीजें प्लान के मुताबिक न हो। लेकिन अभी काम का वक्त था। कांग सोल ने वो दवाएं ध्यान से देखी जिन पर यह पूरा मिशन टिका था। उसके हाथों में 2 शीशियां थीं, एक लाल जो उसे अपनी समझ खोकर ट्रोल में बदल देती और एक नीली जो उसे गुस्सा, बेरहमी और पूरी निडरता देती। दोनों में से एक चुनना था और वक्त कम था। कांग सोल ने लाल शीशी उठाई, उंगलियों में हल्की ठंडक महसूस हुई, धीरे से ढक्कन खोला। उसमें से जंग लगे लोहे जैसी तीखी गंध आई जो नाक में घुसकर दिमाग को झकझोर दे। लेकिन उसने बिना रुके, बिना सोचे एक ही घूंट में पी लिया। उसी पल उसके जिस्म में गर्मी की एक लहर दौड़ गई, जैसे अंदर से आग जल उठी हो। मांसपेशियां फूलने लगीं, हड्डियां आकार बदलते हुए दर्द के साथ शाद चटकने लगीं। एक एक करके वो लड़खड़ाया, मुश्किल से खुद को संभाला। घुटने जमीन छूते छूते बचे, नजर धुंधलाने लगी। लेकिन सुनने की ताकत अचानक बहुत तेज हो गई। दूर की आवाजें भी साफ सुनाई देने लगी और उसकी त्वचा खुरदरी होकर भूरे रंग की पपड़ी में बदलने लगी। बदलाव पूरा हो चुका था। उसी पल पास के पहरेदार सतर्क हो गए। शोर सुनकर उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई। उन्हें अपना एक जाना पहचाना साथी दिखा। उन्होंने पूछा, यहाँ क्या कर रहा है? त्योहार खत्म होने तक गांव छोड़ना मना था। ये सब जानता है ना? ट्रोल में बदल चुके कांग सोल ने गहरी आवाज में जवाब दिया, अब उनके साथ शामिल होगा। उन्होंने गुस्से से डांटा और आगे बढ़ने का हुक्म दिया। सिस्टम ने बताया, अब वो ट्रोल की भाषा समझ सकता है और एक दिन के लिए उसे लकड़ी का हुनर मिल गया है। वो पहरेदारों को पार करके आगे बढ़ गया बिना किसी रुकावट के। पहला कदम कामयाब। अब बस एक काम बचा था, वो कड़ाही ढूंढनी थी और उसमें वो दवा मिलानी थी। कड़ाही जरूर अंदर ही कहीं होगी। कांग सोल पथरीले फर्श पर चलते हुए उस गुफा के अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ा, हर कदम पर सतर्क, हर आवाज पर ध्यान। स्टोन फैंग जाति पहाड़ की चोटियों पर रहती है। 5 गुट हैं जो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन किसी बड़े मौके पर सब एकजुट हो जाते हैं और हर गुट का अपना मुखिया है। तांत्रिकों ने आपस में बात की थी, मुखिया कमजोर पड़ रहे हैं, जाति धीरे धीरे टूट रही है और अभी यही सबसे सही वक्त है एक बड़े हमले का। कांग सोल एक बड़ी कड़ाही के पास पहुंचा। वो अपनी मंजिल पर आ गया था। उसमें जानवरों का खून धीमी आंच पर खौल रहा था। भाप उठ रही थी, गंध तीखी थी। उसने नीली बोतल उठाई, एक पल के लिए उसे देखा और मन में सोचा, अब वक्त आ गया है। लेकिन अगले ही पल एक ट्रोल ने उसे देख लिया। उसकी नजर उस बोतल पर टिक गई। पूछा, हाथ में क्या है? कांग सोल ने बिना घबराए कहा, आज इकट्ठा किया हुआ खून देना चाहता है। उसे बताया गया, बलि के लिए पहले से काफी खून है, जरूरत नहीं। उसने जोर देकर कहा, यह सफेद अरागोस का खून है, कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अलग से ताकत मिलेगी। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। राक्षस ने शक भरी नजरों से शीशी देखी, थोड़ा सोचा, इधर उधर देखा और फिर माना। बोला, वेदी पर रख देगा। कांग सोल ने झुककर शुक्रिया कहा, अंदर से राहत की सांस ली। स्टोन फैंग जाति का मानना था, सही चीज चढ़ाने से धरती के अजगर टंगरित का आशीर्वाद मिलता है और इन पहाड़ों में सफेद अरगोस का खून बेहद दुर्लभ था, इसलिए बेहद कीमती भी। कोई भी इसे ठुकराता नहीं। मुखिया ने वो बोतल ली, ध्यान से देखी, ढक्कन खोला, सूंघा, पहचानने की कोशिश की, लंबी सांस ली। जांच के बाद उसने कहा, खून अच्छा है, कड़ाही में डाला जा सकता है। वो उस दवा को पहचान नहीं पाए क्योंकि मायल ने उसे खून की शक्ल में बेहद चालाकी से छिपाया था और उस परित्यक्त के साथ मिले खिताब ने कांग सोल को वो फायदे दिए थे जो इस काम के लिए जरूरी थे। राक्षस पूरी तरह बेखबर उस शीशी की पूरी चीज उबलते खून के मिश्रण में उड़ेल दी। एक एक बूंद दवा कड़ाही में मिल गई। अब जो भी इसे पिएगा पागलपन भरे गुस्से से भर जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और आधी रात करीब आ रही थी। मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, उन्हें मिलने वाली हर ताकत धरती से आती है, खून से आती है, यहाँ तक कि मारने से भी। राक्षसों ने अपने प्याले उठाए, टंगरिट के नाम पर पीने की तैयारी में, नया खून बहाने की तैयारी में। यही उनके पूरे कबीले का तरीका था। हमेशा से पूरे इलाके में चीखें और जयकारे गूंज उठे जैसे पहाड़ खुद कांप रहा हो। सभी गुटों के ट्रोल उस चौक में जमा हो गए। उनके मुखिया भी वहाँ थे, सब एक साथ एक जगह। ध्यान से देखने पर कांग सोल ने कुछ ट्रोल को थोड़ी दूरी पर अलग बैठे देखा। उनके चेहरों पर गंभीर भाव थे, वो बाकियों से अलग लग रहे थे। मायल ने पहले बताया था, इस जाति के इतने सालों तक जिंदा रहने की एक वजह है, सिर्फ एक जीव, वही जीव जिसने पिछली पूरी पीढ़ी के तांत्रिकों को अकेले खत्म कर दिया था, किसी की मदद के बिना। पहाड़ों की ताकत से पैदा हुआ स्टोन फैंग के पूरे इतिहास का सबसे चालाक और सबसे ताकतवर ट्रोल। उसका नाम था टायरेंट जमाद, एक ऐसा जीव जिसे कोई इंसान हरा नहीं सकता था। कुछ वक्त बाद फसल का त्योहार आखिरकार खत्म हुआ। सभी ट्रोल ने वो खून पिया जिसमें पागलपन की दवा घुली हुई थी। हर किसी को कम से कम एक बूंद मिली। मुखियाओं
को भी, टायरेंट जमात को भी। असर हर ट्रोल की ताकत के हिसाब से अलग था, लेकिन कांगसोल समझ गया बस 1 घंटे में पूरी जाति पूरी तरह बेकाबू हो जाएगी और उससे पहले वहाँ से निकलना जरूरी था। आज रात स्टोन फैंग जाति हमेशा के लिए मिट जाएगी और दोबारा कभी नहीं उठेगी। नायक अपने मिशन के अगले हिस्से की तरफ निकला। घनी झाड़ियों के पीछे से सावधानी से झांका। सामने था जाति का खजाना, एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे और जो जानते थे वो बताते नहीं थे। देखने वाले हैरान थे इस लड़के को ये जगह कैसे पता चली। कांगसोल के मन में था स्टोन फैंग की सबसे कीमती चीजें यही थीं और उनकी रखवाली वो लड़ाके कर रहे थे जो किसी गुट से नहीं थे, सीधे मुखियाओं के वफादार। मुखियाओं जितने ताकतवर नहीं, लेकिन फिर भी बेहद खतरनाक। अगले ही पल एक ट्रोल ने दूसरे पर अचानक अपना भयंकर पंजा मारा, जोर से, बिना किसी वजह के। दवा का असर शुरू हो गया था। दूसरा हैरानी से अपने साथी को देखता रहा। समझ ही नहीं आया कि वो अचानक पागल क्यों हो गया। आंखें फटी हुई, लेकिन पहला पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। चीखा, तुझे मरना होगा, तांगृत का कर्ज चुकाना होगा। उसी पल उसने और खून बहाने का हुक्म दिया और खुद एक घातक वार खा गया। करुण ने बिजली की रफ्तार से तलवार चलाई और उसका काम तमाम कर दिया एक ही वार में। फिर वो शांत कदमों से आगे बढ़ा। कांगसोल समझ गया दवा के असर में इन जीवों से उलझना और मुश्किल होगा। यह पागलपन अंधा होता है, इसमें दोस्त दुश्मन का फर्क नहीं रहता। करुण की मदद के बावजूद नायक ने उसे अंदर जाने का हुक्म दिया और तय किया दोनों साथ जाएंगे। अगाध उन विशाल दरवाजों पर खड़ा था, पूरी तरह भटका हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। अंदर कुछ जल रहा था, कुछ उबल रहा था। अगले ही पल वो मुड़ा, किसी की मौजूदगी महसूस की, जोर से चिल्लाया, कौन है, कौन है वहाँ? अब रुकने का वक्त नहीं था। करुण बिना एक पल की झिझक के आगे बढ़ा। नायक हवा में उछला, हाथ में चमकता हथियार थामे, फैसलाकुन वार के लिए पूरी तरह तैयार। और अगले ही पल बिना किसी रुकावट के उसने अपने दुश्मन पर करारा वार किया। बचने का, सोचने का एक पल भी नहीं दिया। वो ट्रोल बस ये समझने की कोशिश कर रहा था ये कौन है, कहाँ से आया, क्या चाहता है। लेकिन करुण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हथियार तेजी से घुमाया। तलवार आग की चमक से जगमगा उठी। पूरा इलाका एक पल के लिए रोशन हो गया। तलवार की नोक उस रखवाले की गर्दन के पास पहुंची। खतरा भांपते हुए उसने दहाड़ मारी और पूरी ताकत से पलटवार किया। धातु के टकराने की तेज आवाज जो पूरी गुफा में गूंज गई और फिर एक धीमी सी भारी धमक। लड़ाई खत्म। करुण भारी सांसें लेते हुए अपने गिरे हुए दुश्मन को देख रहा था। आंखों में गुस्सा था और एक अजीब सी संतुष्टि भी। कांगसोल की आत्मा यह सब ठंडे दिमाग से देख रही थी। मन में सोचा कमजोर होने के बावजूद उसकी ताकत अभी भी काबिले तारीफ है, अभी भी खतरनाक है। पहले करुण ऐसे दुश्मन को एक ही हल्के वार में ढेर कर देता, लेकिन अब उसकी पुरानी ताकत की बस एक परछाई बची थी। फिर भी काम तो हो गया। उस रखवाले की कमर से लटकी चाबी अब नायक के हाथ में थी। कांगसोल भारी जंजीरों में जकड़े उन विशाल दरवाजों के पास पहुंचा, जिनके पीछे उस पूरे कबीले का खजाना छिपा था। उसने चाबी को देखा, दरवाजों को देखा और मन में सोचा अब आगे क्या। कई रास्ते थे, चाबी से दरवाजा खोलो और खजाना ले जाओ। उस पर उकेरे मंत्र को समझो, उसकी नकल बनाओ या पास में छिपकर सही वक्त का इंतजार करो। हर रास्ते के अपने फायदे थे, अपने खतरे थे और वक्त तेजी से कम हो रहा था। वो अच्छी तरह जानता था दरवाजे के पीछे कोई आम चीज नहीं थी। धरती के अजगर, टांगृत का तोहफा, पत्थर की मुठ्ठियाँ, पत्थर की पपड़ियों से बने दस्ताने जो पहनने वाले को राक्षसी ताकत देते थे, चट्टाने तोड़ सकते थे, धरती और धातु के जादू को कई गुना बढ़ा सकते थे। लेकिन इनकी कीमत बेहद भयानक थी। कबीले के भीतर सदियों से चलते आ रहे खूनी रस्म, लड़ाइयाँ और झगड़े। इस अंतहीन खून खराबे को रोकने के लिए एक पुराने तांत्रिक ने सभी मुखियाओं पर एक बद्दुआ दी थी, भाई का कातिल पत्थर बन जाएगा, लेकिन नफरत उनकी अगली पीढ़ियों में जिंदा रहेगी। यही था इस कबीले का भयावह इतिहास और इसीलिए इस मौजूदा काम को व्यंग्य से नाम दिया गया था। फिर से दोस्ताना भाई, अराजकता अपना काम करेगी। पागल मुखिया खजाने की तरफ दौड़ेंगे, फिर मरे हुए पहरेदारों को देखकर वो यही तय करेंगे कि किसी एक ने दूसरों के साथ धोखा किया है। कांगसोल समझ गया था ये पुरानी दुश्मनी की आग को फिर से भड़काने के लिए काफी है। इसी बीच कबीले के सरदार ने गुस्से में दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। एक शक्तिशाली ब्लास्ट से जमीन कांप उठी और रात आग की रोशनी से जगमगा उठी। जब राक्षस खजाने के अंदर दाखिल हुए तो हवा घनी और भारी थी, राख और पुराने जादू की गंध से भरी हुई। वो घबराकर चारों तरफ देखने लगे। उन्हें टांगृत के दस्तानों की उम्मीद थी, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। किसी ने उन्हें पहले ही ले लिया था और उनके दिलों में गुस्से के साथ साथ एक गहरा डर भी बस गया। यह उन्हीं के कबीले के किसी ने किया था। शक सबसे पहले टायरेंट जमात पर गया, जो इतना ताकतवर और घमंडी था कि बराबर वालों को बर्दाश्त नहीं करता था। सरदारों ने दांत दिखाते हुए फुफकारा। हमले की तैयारी होने लगी, लेकिन जमात इतनी जोर से दहाड़ा कि जमीन हिल गई। उसने याद दिलाया वो सब भाईचारे की बद्दुआ से बंधे हैं, कोई भी किसी को मारे बिना खुद नहीं मर सकता। एक बुजुर्ग तांत्रिक बोला, अभी लड़ने का वक्त नहीं है, कबीला बिखर रहा है। अगर मुखिया आपस में भिड़ गए तो जो ताकत बची है वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरे ने उसका साथ दिया। पागलपन हर चीज पर हावी हो रहा है, जो अभी समझदार है उन्हें बचाना होगा।
बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया, नए दरवाजे लगने तक खजाने के खंडहर की रखवाली करेंगे। लेकिन ठीक उसी पल एक मुखिया ने कुछ अजीब महसूस किया। उसने ऊपर देखा, पत्थर की छत पर एक अजीब सी चमक, उसकी आंखें फट गईं। इसी बीच बस्ती पूरी तरह अंधेरे में डूब गई थी। कई ट्रोल जमीन पर पड़े थे। सरदार ने गाली दी। उनका घर पूरी तरह तबाह हो चुका था, सब कुछ चकनाचूर। पहले उसे अपने अंदर उबलते गुस्से से निपटना था, फिर बाकी सबसे। तभी उसने देखा कोई था वहाँ, जोर से चिल्लाया, कौन है? सिस्टम ने कांगसोल को बताया, बैगेट की जमीन के जादूगर ने उसकी असली पहचान भांप ली है। दवा का असर टूट रहा है, जिस्म बदल रहा है और ट्रोल की भाषा अब हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। नायक ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन ज्यादा नहीं। यह भाइयों में सबसे कमजोर था, फिर भी मुखिया था। इसी बीच बैगेट ने गुस्से में कहा, अब सब समझ आ गया, और भयंकर तरीके से गुर्राया। अगले ही पल उसने जमीन से जोरदार छलांग लगाई, कबीले को तबाह करने वाले से बदला लेने के इरादे से। लेकिन कांगसोल ने ठंडे दिमाग से करुण को बुलाया और उसकी आंखों में एक भयंकर चमक आ गई। कुछ देर बाद उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बैगेट अपने पांवों पर खड़ा था, मुश्किल से, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी पूरा था। करुण ने चांदनी का वार किया, अर्धचंद्र का पहला चरण। मागेट ने आखिरी ताकत से कहा, उसके भाई जरूर बदला लेंगे। सिस्टम ने बताया, मागेट स्नोमैन से बेहद नाराज था। इसकी सजा 1 हफ्ते की सुस्ती, ताकत और फुर्ती में 50% की कमी, लेकिन साथ में उसे हराने के एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिले। कांगसोल ने सोचा, इस बद्दुआ का उस पर कोई खास असर नहीं होगा। समनर ताकत और फुर्ती पर निर्भर नहीं करता। इसी बीच मिशन का लक्ष्य पूरा हो चुका था। नायक दीवार पर लटकी मशाल के पास पहुंचा और अगले ही पल उसे दूर फेंक दिया। मन में सोचा, बदले का वक्त नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि बस्ती में अभी जो अराजकता थी वो किसी को सोचने का मौका ही नहीं दे रही थी। पागलपन में लिपटे राक्षस बेकाबू थे, गुस्से में थे, खुद को रोक नहीं पा रहे थे। सभी ट्रोल आपस में लड़ते हुए जमीन पर गिरे पड़े थे। जल्द ही मुखिया स्टोन फैंग कबीले के सभा घर में पहुंचे, देखने के लिए क्या हो रहा है। उनमें से एक ने जोर से चिल्लाकर टायरेंट जमात को पुकारा। उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। वो जानते थे वो वही है। उन्होंने हुक्म दिया, बाहर आओ, खुद को दिखाओ। कुछ पल की खामोशी, गुफा में तनाव भरा सन्नाटा छा गया और फिर जमात मुड़ा। शिकारी गुस्से से बोला, तो आखिरकार आ ही गए मेरे प्यारे भाइयों। इसी बीच कांगसोल अपने ठिकाने पर वापस आ गया, आग जलाई और शांति से रात का खाना बनाने लगा। देखने वाले पूरी तरह हैरान थे। यह पागल इंसान इस अराजकता के बीच शांति से खाना बना रहा है। कुछ ने तो उसका बचाव करते हुए कहा, शायद बस भूखा था। इसके अलावा ये अभी भी पूरी तरह साफ नहीं था कि उसके पास किस तरह की काबिलियत है। शायद कोई मामूली सी चीज जिसका बिना किसी तरीके के कोई खास फायदा नहीं। उसने लूनर सीड्स का इस्तेमाल किया। इनकी खासियत ये थी, इन्हें कई अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता था। देखने वालों को समझ नहीं आया उसे यह तरीका कहाँ से पता चला, लेकिन कांगसोल जानता था लूनर सीड्स के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। 2 कैटेगरी हैं, या तो गुण पॉइंट्स बढ़ाओ या फिर कुछ वक्त के लिए एक खास हुनर हासिल करो। किसी और वक्त होता तो वो गुण पॉइंट्स चुनता, लेकिन अभी आखिरी लड़ाई से पहले उसे एक वक्ती हुनर की जरूरत थी। उसे इनका सबसे आम तरीका पता था, बीजों को पीसकर खाने में मिला दो। शोरबा हैरान करने वाला स्वादिष्ट निकला। शुरुआती किस्मत ने साथ दिया। मसालों के बिना थोड़ा फीका था, लेकिन इस अराजकता के बीच गर्म खाना और साबुत घर, यह भी किसी कमाल से कम नहीं था। थोड़ी देर बाद नायक ने खाना खाया और लूनर सीड का खास असर शुरू हो गया। कांगसोल को एक दिन के लिए लूनर फेज हुनर मिल गया। इसी बीच तांत्रिक टायरेंट के पास पहुँचे। उसे फौरन चेतावनी दी, बोलने से पहले सोच ले, बहाने मत बना, उस पर शक है, सच सच जवाब दे, सवाल से बचने की कोशिश भी मत करना। तांत्रिकों को पूरा यकीन था किसी ने इस अराजकता का फायदा उठाकर मेट को मार डाला है। टायरेंट जमात ने फौरन जवाब नहीं दिया। मन में सोचा, मगध सच में मर गया। अब यह साफ था कोई बाहरी दुश्मन कबीले में घुस आया था और यह सारी बर्बादी उसी की करतूत थी। शायद उस बड़े जश्न में पिए गए खून में कुछ मिलाया गया था जिससे सब पागल हो गए। किसी ने उस खून में कोई ऐसी चीज मिलाई जो सबको बेकाबू कर दे। यही उस अजनबी की असली चाल थी। उस चालाक ने खजाने पर हमला किया, चाबी ले ली और मग्गड़ को खेल से बाहर कर दिया। ये मूर्ख इतनी सोची समझी चाल नहीं बना सकते, उनकी सीमित समझ इसके काबिल नहीं। लेकिन ऐसी चालाकी यह तो टायरेंट जामात की याद दिलाती है, इसीलिए भाइयों का शक उस पर जाना सही था। इसी बीच मुखियाओं की नजर उसके हाथों पर पड़ी। पत्थर की मुट्ठियां उसके हाथों में थीं। गुस्से से बोले, उसने उन्हें चुराया है। यह सिर्फ दस्तानों के लिए नहीं है। इस गद्दार को जल्दी मौत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस दर्जे के धोखेबाज को हर कीमत चुकानी होगी। टायरेंट जमात अपने चमकते दस्तानों के साथ दृढ़ता से उनके सामने आया। बोला, ये सब उसी का किया धरा है। रोल्स चिल्लाए, उसकी ताकत उसके घमंड के बराबर नहीं है। क्या उस गद्दार को बद्दुआ का डर नहीं? और यह कहते ही राक्षसों ने अपने हथियार और नुकीले डंडे उठा लिए। उसे मारने की तैयारी होने लगी। टायरेंट जमात ने तेजी से और दृढ़ता से काम किया। हर वार सटीक, हर वार ताकतवर। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और अपनी विशाल मुट्ठी घुमाई। फिर एक ऐसा वार किया जिससे हवा कांप उठी। उसके दस्तानों से तेज आग निकली। पत्थर टूटकर चारों दिशाओं में उड़ गए। बाकी लोग दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था टायरेंट जमात के पास इतनी जबरदस्त ताकत है। उसी पल एक ट्रोल को जोरदार झटका लगा। वो घबरा कर चीख पड़ा। बाकी तेजी से इधर उधर भागने लगे ताकि उनका भी वही हाल न हो। मिट्टी के जादूगर माया
नायम को टायरेंट जमात से पुरानी दुश्मनी थी। इसी वजह से वो बीमार पड़ गया था, कमजोर हो गया था और उसकी जादुई ताकतें बार बार काम नहीं कर रही थीं। अब जमात समझ गया उन्होंने उस पर हमला क्यों किया था। वो उसे मारने और मुखिया की जगह लेने का मौका ढूंढ रहे थे। बस उसी वक्त का इंतजार था। क्या वो सच में ऐसा चाहते थे? जबकि कबीला खुद पतन की तरफ जा रहा था। उसके दुश्मन ने कहा, टायरेंट जमात अभी भी उन दस्तानों पर निर्भर है, लेकिन ये ऐसी ताकत नहीं जिसे कोई अकेला जादूगर संभाल सके। और अगले ही पल उसने एक जोरदार वार किया जिससे टायरेंट जमात लड़खड़ा गया। दुश्मन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अगर पहाड़ों को उनके कबीले के खून से भीगना है तो ऐसा ही हो। जादूगर ने एक के बाद एक वार किए, लेकिन टायरेंट जमात ने हर हमले को रोक दिया, एक भी नहीं लगने दिया। कुछ ही पल बाद उसने रफ्तार पकड़ी, एक तेज छलांग लगाई और अपने दुश्मन को गिरा दिया। फिर एक जबरदस्त वार किया और घोषणा की, खून सिर्फ सबसे कमजोर का होना चाहिए। तभी जादूगरनी ग्राविया ट्रोक के मन में भी दुश्मनी थी और टायरेंट जमात का संतुलन बिगड़ गया। नजर धुंधलाने लगी, उसकी 70% ताकत और सटीकता कम हो गई। आखिरकार उनकी लड़ाई खत्म हुई। हारा हुआ दुश्मन दीवार के सहारे थका हुआ बैठा था। उसकी मौत के बाद पत्थर के जादूगर ट्रॉन ने टायरेंट जमात के मन में एक और दुश्मनी छोड़ दी। उसे एक दिल की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से पूरे हफ्ते उसकी ताकत घटती रहेगी। राक्षस को एहसास हुआ वो आखिरी मुखिया बचा है। कबीले के बचे हुए लोगों को एकजुट करना और टूटे हुए संतुलन को वापस लाना, ये उसका फर्ज था। लेकिन तभी पास से कदमों की आहट आई। ट्रोल सतर्क हो गया, मुड़ा देखने के लिए कि कौन आ रहा है। उसकी आंखों के सामने एक नौजवान की शक्ल उभरी, जिसने बिना किसी झिझक के अपनी तलवार चला दी। धातु की खनक से हवा कांप उठी। नायक ने अपनी तेज और बड़ी तलवार से हवा को एक ही वार में चीर दिया और पीछे छोड़ गया एक चमकदार जादुई रोशनी। टायरेंट जमात ने गुस्से से सामने देखा और हैरान रह गया। यह वही था जिससे वो पहले मिल चुका था, कांग सोल। और उसके बगल में करुण अपने मालिक के लिए एक बार फिर लड़ने को तैयार। नायक ने शांत आवाज में कहा, ट्रोल के लिए यही बेहतर होगा कि वो अपने भाइयों से न लड़े। साथ मिलकर वो कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं और अब कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। ट्रोल ने पूछा, इस इंसान ने यह सब किया कैसे? उसी पल करुण ने कुछ तेज कदम आगे बढ़ाए। चांदनी का असर उस पर था। चांद की एनर्जी उसके जिस्म में तेजी से बह रही थी। टायरेंट जमात ने अपना सिर झुकाया, मन में सोचा, वो गिरे हुए मूर्ख कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। उसके दस्ताने बिजली की तरह चमके, बेकाबू ताकत से भरे हुए। राक्षस के मन में आया, क्या यह बदमाश सच में उसके पहाड़ों पर कब्जा करना चाहता है? कांगसोल ने उसे ध्यान से देखा, नजर एक पल के लिए भी नहीं हटाई। राक्षस आगे बढ़ा, गुर्राते हुए बोला, अगर नायक जमीन चाहता है तो कोशिश करके देखे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और तबाही भरे वार की तैयारी में अपनी बाहें घुमाई। अगले ही पल दोनों भिड़ गए। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। टायरेंट जमात के दस्ताने और भी तेजी से चमकने लगे, ताकत से भर उठे। करुण ने अपना हथियार तेजी से घुमाना शुरू किया। कांगसोल उन्हें देख रहा था। मन में सोचा, दोनों योद्धा लगभग बराबर ताकत के हैं। टायरेंट जमात पत्थर की मुठ्ठियां इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अपने भाइयों से लड़ने के बाद वो थक चुका था। इसलिए करुण को यह लड़ाई हर हाल में जीतनी थी। राक्षस गुर्राया, पहाड़ पर चढ़ना उतना आसान नहीं जितना लगता है। करुण ने एक और तेज वार किया और फौरन दुश्मन को रोक दिया। कांगसोल थोड़ा असमंजस में था, सीधे सामने देख रहा था, हालात को समझने की कोशिश करते हुए। दोनों योद्धाओं के बीच लड़ाई नए जोश के साथ जारी रही। एक पल करुण जमीन पर फिसलने लगा, उसकी हड्डियां चटकी और यह तय नहीं था कि उसकी 20% ताकत काफी होगी या नहीं। दोनों लड़ते रहे। करुण की तलवार जादू से चमक रही थी। टायरेंट जमात पत्थर के दस्तानों की ताकत पर निर्भर था। बद्दुआ के बाद दुश्मन कमजोर पड़ा था, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी। अपने अंदर का गुस्सा दबाए हुए वो खुद को एक ऐसी चट्टान समझ रहा था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। एक पल करुण ने दुश्मन का वार रोककर उसे पीछे धकेल दिया। वो जादूगर जो पूरी दुनिया पर हक रखता है, तत्वों को काबू में करता है, धरती की हर चीज उसी की है, जिंदा चीजों का एक एक कण भी। करुण कुछ कदम पीछे हटा। उसने महसूस किया उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही है। कैनेल को एहसास हुआ अब लड़ाई का रुख मोड़ने का कोई मौका नहीं, बस उस पल का इंतजार करना है जब किस्मत उनके साथ हो। उसी पल टायरेंट जमात ने अपनी बाहें फैलाई, एक तबाही भरे भूकंप की तैयारी में। उसकी मुट्ठियां पूरी ताकत से जमीन पर गिरीं और जादुई चिंगारियों की धाराएं ऊपर उठ गईं। उसके पांवों के नीचे के पत्थर जोरदार आवाज के साथ हिलने लगे, चारों दिशाओं में बिखर गए। करुण ने अपनी तलवार से गिरते मलबे को काटा, ऊपर से गिरते भारी पत्थरों से खुद को बचाया। नायक की नजर एकदम स्थिर थी। बढ़ती अराजकता के बावजूद पीछे हटने का कोई इरादा नहीं। टायरेंट जमात अपने जलते दस्तानों को घुमाते हुए हवा में उड़ा, गर्मी और धुएं के निशान छोड़ते हुए। उसकी दहाड़ पूरी हवा में गूंज उठी। चारों तरफ का माहौल चीर गई और नायक के पांवों के नीचे की जमीन कांप उठी। अगले ही पल राक्षस ने एक करारा वार किया और करुण की तलवार मुश्किल से उस हमले को झेल पाई। कांगसोल जम गया। लड़ाई प्लान के मुताबिक नहीं चल रही थी और ताकत का संतुलन उसकी आंखों के सामने बिगड़ रहा था। पत्थर के दस्तानों ने दुश्मन को अविश्वसनीय ताकत दी थी, लेकिन साथ में एक तबाही भरा झटका भी आया था। नायक ने समझने की कोशिश की, कहाँ चूक हुई। दुश्मन को
तो अब तक गिर जाना चाहिए था। टायरन जमात ने घोषणा की, उसका जिस्म गुस्से से भरा है और वो पूरी दुनिया पर अपना कहर बरसाने के लिए तैयार है। कांग सोल ने घबराकर महसूस किया, पत्थर के दस्तानों ने राक्षस को कमजोर नहीं किया, उसे और मजबूत कर दिया। दुश्मन ने अपनी मुट्ठी घुमाई, बोला एक ही वार में सबको खत्म कर देगा। दहाड़ा अपने इलाके में कदम रखने वाले को चीर फाड़ देगा। करुण ने अपनी तलवार से वारों की लहरें रोकती रही, एक के बाद एक। कांग सोल की आत्मा ने महसूस किया उसकी मुट्ठियां एनर्जी खर्च कर रही हैं, लेकिन किसी वजह से दुश्मन की ताकत बढ़ती जा रही थी। पत्थर के दस्ताने बदलने लगे और पहाड़ी मुट्ठियों में तब्दील हो गए। पुराने रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र था, एटर्नल वर्ल्ड की छिपी हुई इच्छा के बारे में। कांग सोल को हैरानी हुई, इतने सालों तक राक्षस की चाल एक जैसी क्यों रही, फिर भी वो नाकाम क्यों हो गया। एक ठुकराए हुए से एक टूटे हुए तक वो पूरी तरह गिर चुका था, दुश्मनी की बद्दुआ का कैदी। इस साहसिक काम की मुश्किल इसी पर निर्भर थी, कौन ज्यादा ताकतवर है और भाइयों के बीच संतुलन कौन बिगाड़ता है। और फिर टायरेंट जमद एक नया खतरा बन गया। कांग सोल ने अपने साथी को और सावधान रहने का हुक्म दिया। तभी अचानक करुण को एक जोरदार वार लगा, वो कई मीटर पीछे जा गिरा। चट्टान से टकराने से पहले ही नायक ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा। अगले ही पल टायरेंट जमात के ब्लास्ट ने पूरी जगह हिला दी। कांग सोल जमीन पर गिर पड़ा, जिस्म काबू में नहीं था, गला दर्द से जकड़ा हुआ। एक और वार और वो मुंह के बल गिरा। ठंडे पत्थर के फर्श को महसूस किया। उसने थोड़ी सी आंखें खोली, दुश्मन को देखा जिसका गुस्सा और भी भयानक और पागलपन भरा होता जा रहा था। अधमरी चेतना में नायक को एहसास हुआ, अब हमला नहीं, पीछे हटना सबसे अच्छा विकल्प है। उसे अपना बचपन याद आया, जब वो लड़ाइयाँ देखता था और हमेशा जीतने वाला बनने का सपना देखता था। पुरानी यादें अचानक उमड़ आईं। उस नौजवान को उन बीते वक्त को एक बार फिर जीना पड़ा। उस वक्त स्नोमैन की कोई कहानी नहीं थी, वो कुछ आकृतियों का अगुवा था और उनका दल एक जानलेवा खतरे में फंस गया था। नकाबपोश ने कहा था, सबको बचाना नामुमकिन है, दल के कुछ लोगों को कुर्बान करना होगा। स्नोमैन को एहसास हुआ सामने दो ही रास्ते थे, भागो या लड़ो, लेकिन उसने पीछे न हटने का फैसला किया। बाकी हैरान थे, नई आकृतियाँ तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो उन बेजान कठपुतलियों की बात नहीं कर रहा था। नायक का मतलब था वो जिंदा लोग जो उसके साथ चलते थे और आखिर तक उस पर यकीन रखते थे। खिलाड़ियों को समझ नहीं आया वो उन बेकार आकृतियों के लिए सब कुछ दांव पर क्यों लगाता था, लेकिन ये लड़का हमेशा चुनौतियों का सामना करना चुनता था और अब एक और चुनाव करना था। कुछ देर सोचने के बाद उसने तय किया, तीसरा कदम उस विशाल जोरा के टखने पर तलवार से वार। देखने वाले शक में थे, कामयाबी की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन स्नोमैन को अगला कदम उठाना था और उसने जोखिम लिया। पासे फेंके जा चुके थे, तेजी से हवा में घूम रहे थे। कांग सोल सांस रोक कर उनकी हरकत देख रहा था, किसी चमत्कार की उम्मीद में। वो उठा और करुण के पीछे खड़ा हो गया, जो आखिरी ताकत से लड़ रहा था। दुश्मन दहाड़ते हुए बोला, सबको हमेशा के लिए खत्म कर देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। राक्षस भूकंप की तैयारी कर रहा था। तभी कांग सोल को एहसास हुआ वो काफी देर से बेहोश था और उसी पल करुण की चांदनी तीसरे चरण में दाखिल हो गई। पूर्णिमा के चांद की ताकत तक पहुँच गई। फैसला कुन वार का वक्त आ गया था। टायरन जमात ने अपने दुश्मनों को बद्दुआ देते हुए कसम खाई, उन्हें कुचल देगा। जादूगर ने गुस्से में कसम खाई, दुश्मनों को धरती से मिटा देगा, एक भी परछाई नहीं बचेगी। तभी कांग सोल ने दृढ़ता से आगे बढ़कर अपनी जादुई छड़ी एक्टिवेट कर ली, आखिरी लड़ाई के लिए तैयार। सिस्टम ने बताया, पूर्णिमा फेस की ताकत एक्टिवेट हो गई है, उसकी काबिलियत अपनी चरम पर है। उसी पल दुश्मन ने भूकंप का जादू पड़ा, जमीन कांप उठी, उसका असर पूरी गुफा में फैल गया। करुण ने अपनी तलवार सिर के ऊपर उठाई, तलवार की धार से निकली एक चकाचौंध भरी लौ पत्थर की दीवारों से टकराकर चमक उठी। चांद की दुनिया का पर्दा उठा और चांद का योद्धा करुण ने आत्मविश्वास से अपना सिर उठाया, अपनी तकदीर का सामना करने के लिए। दुश्मन अपनी विशाल ताकत के बल पर पत्थर और चट्टाने बिखेरते हुए आगे बढ़ा, जैसे पूरा पहाड़ उसके कदमों से कांप रहा हो। हर कदम पर जमीन दरक रही थी। करुण ने अपना सारा हौसला इकट्ठा किया उस वार को रोकने के लिए और उस तेजी से आगे बढ़ते दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। उसके चारों तरफ जादुई घेरे और निशान चमक उठे, एक के बाद एक। पूरी गुफा रोशनी से नहा गई। टायरन जमात गुस्से से भरे चेहरे के साथ देख रहा था। उसकी आंखें उस भयंकर तूफान में आग की तरह जल रही थी, बुझने का नाम नहीं। और तभी सिस्टम ने बताया, नौजवान योद्धा की ताकत चांदनी में 1.5 गुना हो गई, जबकि दुश्मनों की ताकत 20% कम हो गई। लड़के ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, पूर्णिमा का चांद निकल चुका है और झुकना हर किसी के लिए जरूरी होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। दुश्मन एक पल के लिए उलझन में पड़ गया, हैरानी से पूछा, इन बातों का मतलब क्या है? उसी पल कांग सोल ने अपने साथी को आवाज दी, जोर से कहा, हिम्मत मत हारो, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी नहीं। करुण ने धीमी लेकिन पक्की आवाज में कहा, वो अपनी तकदीर पूरी करने आया है। उसकी आवाज जैसे चांदनी खुद बोल रही हो। सिस्टम ने बताया, हुनर के आखिरी चरण को एक्टिवेट करने के लिए
काफी एट्रीब्यूट पॉइंट्स मौजूद हैं। पूर्णिमा का चांद और चौड़ा हो गया और चमकती चांदनी एक आखिरी तबाही भरे वार में ढल गई। टायरेंट जमात ने एक जबरदस्त जादुई असर महसूस किया। उस एनर्जी की लहर से वो मुश्किल से अपने पांवों पर खड़ा रह पाया। घुटने कांप रहे थे लेकिन वो गिरा नहीं और फिर एक भयंकर ब्लास्ट हुआ। पूरी गुफा हिल गई। कांग सोल उसे झेल न पाने की वजह से पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। सांस उखड़ गई। जब धूल छौटी सब कुछ साफ हो गया। दुश्मन हारा हुआ था, थका हुआ, मुश्किल से जमीन से उठ पा रहा था। उसके दस्ताने अभी भी थोड़ी आग से सुलग रहे थे लेकिन उनमें पहले जैसी तबाही नहीं थी। वो आग बुझ रही थी। राक्षस को यकीन ही नहीं हो रहा था। ये इंसान, परछाइयों का मालिक, वही जिसने ये सारा खेल शुरू किया था। चुपचाप नायक ने उसे देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ाए। टायरेंट जमात ने कहा, उसे यहाँ से दूर ले जाओ। वो तैयार था इस योद्धा की बात सुनने और मानने के लिए, बिना किसी शर्त के। पॉल अपना सफर यहीं खत्म नहीं कर सकता था। कुछ काम थे जो हर हाल में पूरे होने थे, चाहे कुछ भी हो। उसी पल करुण ने बिना एक पल सोचे उसके बगल में छलांग लगाई और अपनी जादुई तलवार चला दी। जादूगर जमीन पर गिर पड़ा, स्नोमैन के प्रति अपनी नफरत पीछे छोड़ते हुए, लेकिन उसकी मौत हो गई। आखिरकार सिस्टम ने बताया स्नोमैन को एक चर्मरोग हो जाएगा। उसके सारे स्टैट्स एक हफ्ते के लिए 30% कम हो जाएंगे। लेकिन चूंकि स्टोन फांग के पांचों भाई हार गए थे, नायक बदले की बद्दुआ से पूरी तरह आजाद हो गया और टायरेंट जमात स्नोमैन से हार गया। इनाम मिला। स्टोन फैंग का खजाना एक पवित्र अवशेष में बदल गया और यह साहसिक काम तब पूरा होगा जब लड़का इनाम ले लेगा या वक्त खत्म हो जाएगा। नायक ने अपनी कमाई देखी। देखने वाले उसकी अविश्वसनीय ताकत और सहजता की तारीफ करते रहे। यह इंसान बिना किसी घबराहट के ये सब कर गया। करुण को भी एक नया हुनर मिला और बेहद काम की नई काबिलियत। सिस्टम ने फौरन उसे खबर दे दी। कांग सोल ने गौर किया, राक्षस आमतौर पर परछाई बनना पसंद नहीं करते क्योंकि मौत के चंगुल से आजाद होना उनके लिए आराम होता है और अपने कातिल की सेवा करना उन्हें गवारा नहीं होता। लेकिन टायरेंट जमात ने खुद अपनी मर्जी से साथ चलने की इच्छा जाहिर की। एक ताकतवर ट्रोल, एक ऐसा पत्ता जो किसी को उम्मीद नहीं था, जो दुनिया की पुरानी व्यवस्था को तोड़ता है और हर उम्मीद से बहुत आगे निकल जाता है। यह भी पता नहीं था उसे साथ ले जाना सही होगा या नहीं। नायक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मन में सोचा, आज शायद सब कुछ ऐसे ही होना था। लड़के ने बूढ़े टायरेंट जमात को सेवा का हुक्म दिया क्योंकि अगर उसे यहीं छोड़ दिया तो यह जीत अधूरी रहती। कुछ ही पल बाद एक जादुई बदलाव शुरू हुआ। परछाई तेजी से जिस्म से अलग हो गई, एक झटके में, और आखिरकार काम पूरा हुआ। टायरेंट जमात इस बदमाश के पीछे चलने के लिए तैयार था। सिस्टम ने बताया सब ठीक रहा, ट्रांसफर कामयाब रहा और टायरेंट जामद ने सेवा के हुनर हासिल कर लिए। कुछ पल बाद राक्षस अपने मालिक की तरफ मुड़ा। बोला, उसे कुछ काम है, यानी इस कठिन लड़ाई में मारे गए अपने भाइयों की लाशें इकट्ठा करनी है। उनके साथ उसका आखिरी फर्ज। तांत्रिक शांति से उन बेजान और अकड़े हुए जिस्मों के पास पहुंचा। उसने जादुई धाराएं छोड़ी जो हर गिरे हुए भाई तक पहुंची और उनका जादू धीरे धीरे सोख लिया। कांग सोल ने सोचा, यह तांत्रिक साफ जादू सोखना चाहता है। टायरेंट जमात ने सिंहासन का जादू हासिल कर लिया जिससे उसे अपनी 40% ताकत वापस मिली। उसने कहा वो हमेशा साथ रहेंगे, मौत के बाद भी कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। यह पहाड़ उसके अंदर छिपा रहेगा हमेशा के लिए। और उस ताकतवर मुखिया ने अपने अंदर इस जादुई सिस्टम की पूरी ताकत और फुर्ती महसूस की, जैसे कुछ जाग उठा हो। इसी बीच गाँव में हलचल मच गई। टायरेंट जामद मर चुका था, बाकी भाई भी गायब हो गए थे और स्टोन फैंग का हमेशा के लिए अंत हो गया था। पहाड़ उस जाति की कैद से आजाद हो गए और गुप्त भूलभुलैया और हिलते आसमान खुल गए जो सालों से बंद थे। स्नोमैन ने एक क्रांति ला दी थी और बहुत कुछ हासिल किया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इटर्नल वर्ल्ड में बड़े और छोटे दोनों तरह के बदलाव आए, एक के बाद एक, और पांडिया में स्नोमैन के उस जाति से बच निकलने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई जैसे हवा में आग लगी हो। उसका नाम हर कोने में पहुंच गया। व्यापारियों ने भी स्नोमैन की कमाई की खुलकर तारीफ की। कोंगोरी शहर उस कैद से आजाद हो गया और आजाद करने वाले का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। ड्रैगन पेंग्विन ने उस जाति के खत्म होने की दुखद खबर सुनी और देखा दुनिया की बनावट बदल रही है धीरे धीरे, लेकिन पक्के तौर पर। कांग सोल की आत्मा ने सोचा, इस दुनिया की बनावट खिलाड़ियों की कमाई के हिसाब से बदलती है, इसीलिए यहाँ कभी बोरियत नहीं होती। अब नायक को एक के बाद एक मैसेजेस आए। सिस्टम ने बताया स्टोन फैंग के पवित्र अवशेष के इनामों की जांच कामयाब रही। लेवल बढ़ गया था। मिला एट्रीब्यूट पॉइंट्स, एक पवित्र अवशेष, माउंटेन फिस्ट्स, स्टोन मैजिक, स्पिरिट रूट, साथ में 892 सोने के सिक्के और 277 चांदी के सिक्के। माउंटेन फिस्ट्स में अविश्वसनीय ताकत थी और वो सच में जीत दिला सकते थे। हर बार नायक ने तय किया ये टायरेंट जमात को दे देगा क्योंकि ये ताकतवर जीव इनका जरूर सही इस्तेमाल करेगा। नायक ने खुद एक पत्थर का लबादा पहन लिया जो एक ताकतवर नायाब चीज थी जो समझ, सहन शक्ति और इरादे को बढ़ाती थी। इसके अलावा उसके पास एक स्पिरिट रूट था जिसे कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इसका असर अभी तक अनजान था, एक राज की तरह। नायक समझ गया ये एक बेहद अच्छा इनाम था। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिला। नायक एक जादुई चमक से घिरा हुआ था और उस भयंकर लड़ाई के बाद वो ठीक हो गया। जख्म बढ़ गए। कुछ देर बाद नायक को एक नई जगह ले जाया गया जहाँ
पहले से कुछ लोग मौजूद थे जो समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। सब एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर में साफ हो गया, वहाँ मौजूद सभी लोग कोरियन थे, लेकिन नायक को हैरानी हुई वो यहाँ पहुँचे कैसे। कांगसोल ने उस जगह को ध्यान से देखा, समझने की कोशिश की ये है क्या, और उसे एक अंक रेटिंग सिस्टम मिली। ये दूसरा साहसिक काम था जिसमें शुरू से ही 5 दोस्त भाइयों के लिए पॉइंट्स रेटिंग बनाई गई थी। कुछ जानकारी छिपी हुई थी और जल्द ही नायक के सामने एक तालिका उभरी। बाकी लोगों ने भी उसे देखा। समझ नहीं आया ये रैंक्स क्या है और उनमें से एक को इतने पॉइंट्स कहाँ से मिले। ये रहस्य बना रहा। 3,20,000 पॉइंट्स वाला ये इंसान कौन था, लेकिन उसे जरूर पता होगा वो सब किस हाल में है। उसने अपना नाम छिपा रखा था। भीड़ को लगा शायद वो खुद को कसूरवार समझ रहा है, इसीलिए छिपा हुआ है। कांगसोल ने सोचते हुए अपना सिर हिलाया और अपने आसपास के लोगों को देखा। सिर्फ कोरियन भाषा सुनाई दे रही थी हर तरफ। लग रहा था यहाँ सिर्फ कोरियन ही जमा हुए हैं। तभी बिजली के घेरे वाले मुखौटे में उस भगवान ने कहा, आज दुनियाएं एकजुट होंगी। और ये साफ था ये किसी एक देश की सीमा से बहुत आगे की बात है। यानी कोरियन अकेले नहीं होंगे जो इटर्नल वर्ल्ड तक पहुँचे हैं, और भी लोग हैं। अगले ही पल नायक ने सिस्टम पर ध्यान दिया। सिस्टम ने बताया वो एक सेफ जोन में है और फौरन कोंगुरी के आजाद शहर में हो रही घटनाओं की पूरी जानकारी दी, जहाँ स्टोन फैंग कैदियों के साथ मुश्किलें थीं। ये सब सुलझाने के बाद साहसी लोगों को नई चुनौतियों से पहले आराम और ट्रेनिंग करनी होगी ताकि ताकत वापस आए अगली लड़ाई के लिए। उसी पल कांगसोल ने अपने पीछे एक लड़की को बात करते हुए सुना, जो इन साहसी लोगों को इस मोड़ पर खड़े देखकर हैरान थी। दरवाजे पर खड़ा गार्ड कांगसोल को ध्यान से देख रहा था। मन में सोच रहा था ये लड़का कहाँ जा रहा है। नायक ने अपने हाथों में अपना पहचान पत्र थामे पथरीले रास्ते पर चलता रहा बिना रुके। गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। पहचान पत्र ने रास्ता खोल दिया था। जब बाकी लोगों ने यह देखा वो भी आगे बढ़ने लगे, एक के बाद एक।